आई एम एन एक्सीडेंटल चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक एंटरप्रेन्योर खड़ा होता है और कहता है कि मैं कुछ बेहतरी लाऊंगा ज़िंदगी के अंदर, अपनी भी और लोगों की भी। यहाँ जिसके पास थोड़ी सी भी अथॉरिटी आई है, सब ने बैंड बजाई है। जिसको मौका मिला है मार की, जिसको मौका मिला है उसने धज्जियां उड़ाई है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने कल्चर की मार कर दी। एजुकेशन लेना बच्चियों का काम नहीं है, ये सब लड़कों का काम है। इसी तरह जॉब करना, बिजनेस करना, ये भी लड़कियों का काम नहीं है, ये सब मर्दों का काम है। सैलरी क्लास है जिस पर टैक्स लगे जा रहा है, तो वो सिचुएशन में क्या करें? पॉलिटिशियंस जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो क्यों चाहेंगे कि वो खुद ही टैक्स किए जाए? एग्रीकल्चर पे आज तक हमने टैक्स नहीं किया। टैबू समझते हैं, हराम समझते हैं उस पर टैक्स लगाना। टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं कि हम नई सोच को रोकते हैं, बट हमारे मन में तो इंटरनेट सही नहीं चल रहा, तो टेक्नोलॉजी कैसे प्रिवेल करेगी? ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपको पता है एक वक्त था ये माइक यूज करना हराम था, ये कैमरा यूज करना हराम था, लेकिन वो तमाम लोग जो पहले इसको हराम करार देते थे, आज माशाल्लाह से उनके यूट्यूब चैनल्स हैं। कुछ तो वजूहत रही होंगी यकीनन कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो लोकल इन्वेस्टर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती। जिस शेयर की वैल्यू जो है वो ₹1 से भी कम होनी चाहिए, उसकी बुक वैल्यू नहीं है। अगर वो ट्रेड कर रहा है एक बहुत अच्छी वैल्यू पे, तो उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ICAP is the body of professionals run by the professionals to serve the professionals. फिर वो कहते हैं कि सोशल मीडिया या लिंक्डइन पे आप आईकेप के बारे में ना लिखो। तो अब तो नजर आता है कि वो कैसे लोगों को शटअप कॉल दी जाती है। कॉन्फ्रेंस भी हम वो करवाते हैं, वन नाइट स्टैंड। उस कॉन्फ्रेंस के बाद उसका कोई फॉलोअप नहीं होता। लोगों को आप वो चीज़ बताएंगे जो वो सुनना नहीं चाहते, लेकिन वो उनके लिए सुनना ज़रूरी है, तो फिर वो आप कंट्रोवर्शियल बन गए। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। हिम्मत करो, जीने को एक उम्र पड़ी है। कभी आपने सोचा है कि जो कैरियर हम चुनते हैं क्या वो हमारी मर्जी होती है या किसी और की? अक्सर हमारी जिंदगी के बड़े फैसले हम अपनी मर्जी से नहीं लेते, बल्कि सोसाइटी, घर वाले और जो मौके हमें अवेलेबल होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारा फैसला क्या होगा। आज के हमारे मेहमान शहजाद डैडी का सफर भी कुछ ऐसे ही रहा है। एक ऐसे इंसान जो इंजीनियरिंग या मेडिसिन की तरफ जा सकते थे, मगर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को चुना। ये फैसला एक चैलेंज था, मगर घर वालों की ख्वाहिश भी। मगर आज वो इस रिश्ते को एक नए नजरिया देते हैं कि जिंदगी बस एक ही कैरियर का नाम नहीं, बल्कि नई नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने का एक सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील शेख एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द नेशकास्ट। हमने सिर्फ उनकी प्रोफेशनल जर्नी पर बात नहीं की, बल्कि पाकिस्तान की इकनॉमी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस पे भी गुफ्तगू करी है। क्या हमारे इकोनॉमिक सिस्टम सस्टेनेबल है या हमेशा किसी न किसी क्राइसिस का शिकार रहेगा? हमारी सोच शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पर ज़्यादा फोकस क्यों रहती है, जबकि असल मसला लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है? क्या एजुकेशन और गवर्नेंस की बेहतरी के बिना हम मजीद आगे बढ़ पाएंगे? कुछ और पॉइंट्स जिनको हमने आज हाईलाइट करने की कोशिश करी है वो ये हैं कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और रेगुलेटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन गैप क्यों है, क्या फीडबैक देना और लेना वाकई मुश्किल है, और क्या हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक ग्रोथ टूल की तरह यूज नहीं कर सकते? तो अगर आप भी कैरियर चॉइसेस, पाकिस्तान की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में सोच रखते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। चलें शुरुआत से शुरू करते हैं। अपना आगाज़ी तौर बताएं कि कैसे आपने एजुकेशन, ख़ास तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी को क्यों चुना, और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी को चुनने के बाद का आपका प्रोफेशनल सफ़र कैसा रहा? देखिए, पुरानी बात हो गई है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, फादर की एक फ़िलॉसफी थी, एक डाइवर्सिफिकेशन की। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, वो सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड से हैं। उनसे जो छोटे भाई हैं, ही इज़ अ क्वालिफाइड इंजीनियर, बट वो स्कूल चलाते हैं, अपना स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उनसे छोटे जो हैं वो ही इज़ अ डॉक्टर, FCPS हैं, सऊदीया में प्रैक्टिस करते हैं। सो ये सारी फील्ड जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुकी थी। आई एम द लास्ट वन इन द फैमिली। सो अब सिर्फ अकाउंटेंसी या कॉमर्स की फील्ड रह गई थी। तो फादर की और मदर की और सबकी ख्वाहिश भी थी कि एक बच्चा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जाए। तो एक्चुअली 8वीं जमात से पता था कि मुझे CA करना है। मैट्रिक तो मैंने साइंस में लिया था, इंटर भी साइंस में किया जा सकता था, मार्क्स भी अच्छे थे। मैट्रिक में आई थिंक 94% थी मेरी। तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा। पर चूँकि सोचा हुआ था पेरेंट्स ने, बड़े भाई जो थे वो शायद कॉमर्स को चूज़ करना चाह रहे थे, बट वो भी फादर की ख्वाहिश पे जो है वो मेडिकल पे गए। मेरी अगर पर्सनालिटी टाइप देखें तो शायद अकाउंटेंसी वाली कभी भी नहीं रही है, पर चूँकि पेरेंट्स ने सोचा हुआ था तो मैंने खुद अपना इंटरेस्ट भी डेवलप करना शुरू किया
और सबसे पहले आगाज़ किया मैंने मैट्रिक के बाद कॉमर्स में विदाउट रजिस्ट्रेशन मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दी अकाउंटिंग की, और मुझे मज़ा भी आने लगा। वैसे सच्ची बात है ये, और मैंने वो इकोनॉमिक्स और ये चीज़ें पढ़ी तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो फिर मैंने खुद भी डिसाइड कर लिया कि अच्छा चलो इस फील्ड को चूज़ करके देखते हैं। दूसरा एक शायद एक और वजह भी थी कि एक चैलेंजिंग माना जाता था सीए करना, तो वो चैलेंज तो हमेशा से अट्रैक्ट करता था बचपन में, तो शायद ये भी वजह थी। हालांकि मुझे कॉमर्स में इवन इंटरमीडिएट में भी जो मेरे टीचर्स या मेंटोर्स थे वो सोचते थे कि मैं बिज़नेस साइड पे जाऊंगा, क्योंकि मेरा पीओसी इकोनॉमिक्स और जो डिस्कशंस होते थे वो बड़े जानदार होते थे। तो उनको लगता था कि ये जो है ना आगे जाके एमबीए करेगा या कोई बिज़नेस की तरफ आएगा। लेकिन चूंकि पेरेंट्स ने सोचा हुआ था तो मैं उनको नाराज़ तो नहीं कर सकता था। तो आई एम एन एक्सीडेंटल चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं जिसको कहता हूँ। शायद मुझे कुछ और अपनी पर्सनैलिटी के टाइप से शायद कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए था, लेकिन चूंकि पेरेंट्स ने सोचा हुआ था तो मैंने भी सोच लिया था, क्योंकि एक डायरेक्शन मिल गई थी कि अब सोचना तो अकाउंटेंसी की तरफ है। तो ये वजह थी सीए स्टार्ट करने की। अच्छा, सीए में आने के बाद कभी कोई पछतावा तो नहीं हुआ कि गलत जगह आगे शायद? देखिए, पछतावा तो मुझे आज तक किसी चीज़ का भी नहीं हुआ। ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं, तो पछतावा किस बात का? पछतावे में मैं बिलीव करने वाला इंसान हूँ नहीं, तो पछतावा तो कुछ भी नहीं है। बट ये है कि जो पर्सनैलिटी असेसमेंट है वो मेरा ख्याल है आज भी, अगर मैं भी, मुझे नहीं पता आज अभी कितनी ज़िंदगी बाकी है, पर जितनी भी ज़िंदगी बाकी है उसमें नई चीज़ें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोचता था कि मुझे बिज़नेस में जाना चाहिए था, तो वो आज क्यों नहीं, मिसाल के तौर पे। तो अभी भी लाइफ बाकी है इंशाल्लाह, और जितनी भी बाकी है तो उसमें नई चीज़ें ट्राई की जा सकती हैं, उसमें हर्ज नहीं है। अच्छा, फर्म में आने के बाद कोई प्लान बी था जहन के अंदर कि अगर पेपर नहीं निकले तो क्या प्लान बी तो कभी भी नहीं था। इवन जब कॉमर्स में भी करवाया तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में ही एप्लीकेशन डाली थी, जिस पर घर पे डांट भी पड़ी थी कि ये क्या किया तुमने OSM में नहीं डाला, तुमने सेंट पैट्स में नहीं डाला, और तुम्हें तो डीजीए साइंस हो बाकी जगहों पे भी डालना चाहिए। तो एक दफ़ा विजिट फिर करवाया भाई, तब तक वो फॉर्म की डेट गुजर चुकी थी। तो मैंने फॉर्म सिर्फ एक ही जमा करवाया था कॉमर्स में। अगर गवर्नमेंट कॉमर्स में नहीं होता तो फिर जाहिर है शायद मुश्किल होती, लेकिन कभी सोचा ही नहीं प्लान। फर्म में भी कभी प्लान बी नहीं सोचा। हाँ, एक्सप्लोर ज़रूर की। मैं IBA में भी मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि एक ख्वाब था कि IBA में जाके स्टडी करने का। तो मैंने IBA में 22 कोर्स स्टडी किए, MBA में 22 ही कोर्स होता है। 19 उसमें से पास कर लिए थे मैंने, 3 मैंने ड्रॉप किए थे। जो मेरे जहन में था कि बाद में दोबारा से करके मैं कंप्लीट कर लूँगा MBA, क्योंकि 22 कोर्स का MBA होता था उस वक्त। लेकिन वो एक्चुअली वो 19 के 19 ही रहे। एक और भी चीज़ थी कि आइंदा ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ कहीं पर छोड़ी है तो वो दोबारा मैंने की नहीं है। कोई एम्प्लॉयर भी नहीं ऐसा नहीं है जो मैंने दोबारा ज्वाइन किया या उसके पास गया हूँ कि मुझे दोबारा जो है आपके साथ जॉब करनी है। ये एक शायद नेचर है कि जो एक शायद दोस्ती में भी शायद इसी तरह से कि जो दोस्ती अगर ख़त्म हो गई किसी स्टेज पे तो शायद वो दोबारा दोस्ती हो नहीं पाई, ना एम्प्लॉयर कभी दोबारा चूज़ किया। सो जो चीज़ जहाँ छोड़ी वो वहीं के वहीं पड़ी। अगर IBA में 3 कोर्स नहीं किए तो वो आज तक नहीं किए। तो आई एम ऑल्सो एन IBA ड्रॉप आउट, जो अगर आप उसको समझना चाह मेरी पर्सनैलिटी के हवाले से। लेकिन वो भी मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने गया था और पर्पज़ अचीव हो गया उसका। मैं चाह रहा था मैं IBA का एनवायरनमेंट देखूं, वहाँ पे किस तरह टीचर्स के साथ बातचीत करूं। डिसएग्रीमेंट्स भी होते थे टीचर्स के साथ, और कुछ अच्छे टीचर्स भी थे जो उनको लाइक भी करते थे। तो पर्सपेक्टिव्स बिल्ड हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, पाकिस्तान की जो इकनॉमी के हालात हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? कोई बेहतरी की जगह महसूस होती है आपको? देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से होश संभाला है, जो भी हमने जिस तरह से भी देखा है, हमेशा से नाजुक मोड़ पे खड़ी होती है। और ये हमेशा से हमें लगता है कि अब इससे बुरा क्या हो सकता है, फिर पता चलता है कि नहीं, इससे भी बुरा हो सकता था। फिर होता है कि यार अब इससे बुरा क्या हो सकता है, फिर पता चलता है नहीं है। तो हमेशा देयर आर न्यू लॉज जो नीचे की तरफ शायद हमें अभी भी नहीं पता कि हम मज़ीद कितना नीचे जा सकते हैं। सो ये एक एरिया है जो हम हमेशा एक्सप्लोर करते रहे हैं और शायद आइंदा मज़ीद करते रहेंगे। हमेशा हमें लगता है ना कि अब इससे तो यहाँ से तो ऊपर ही जाना है, या अब ये तो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए, ज़ीरो से नीचे क्या होगा, फिर और माइनस में जाते हैं। फिर पता चलता है अब इससे नीचे क्या होगा, अब इससे बुरा नहीं हो सकता, फिर पता चलता है इससे बुरा हो गया। तो ये हमेशा से रहा है, तो मैं आइंदा भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे बुरा भी हो सकता है। अच्छा, कोई सस्टेन करने का कोई तरीका दिखता है आपको शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट कर सकती है? शॉर्ट टर्मिज़म ही मेरा ख्याल है सस्टेनेबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा ना क्विक फिक्स चाहते हैं। क्विक फिक्स वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जो हमारा जो जिस तरह हुकूमत आती है उनको 5 साल का नहीं पता होता, तो ज़ाहिर है वो शॉर्ट टर्मिज़म पे आती है। और शॉर्ट टर्मिज़म ही अगर चलती रही तो मेरा ख्याल है ये कभी भी सस्टेनेबल मॉडल बन ही नहीं सकता। कभी हमने ये नहीं सोचा कि मैं आज बेहतर काम करके जाऊँ, जो मेरे आने वाला बहुत बाद में भी जो आया ना,
वो उसके लिए मैं एक नया रास्ता बना के जाऊँ, ये हमारी सोच में नहीं है। हम चाहते हैं हम छोटी सी सड़क बनाएं, उसका सारा का सारा क्रेडिट ले लें। हम आगे एक बड़ी दूर का बड़ी लॉन्ग रूट का हम कभी सोचा ही नहीं है हमने। और ऐसे मुझे कोई ऐसी लीडरशिप आइंदा भी कभी नज़र नहीं आ रही जितना मुझे मेरा पास से मैं अगर 2030 तक देखूं, 2035 तक देखूं, सो मुझे कोई ख़ास उम्मीदें नहीं है अगर हम इसी तरह चलते रहे। क्योंकि हमने 2050 नहीं सोचना, हमने 2070 नहीं सोचना, हमें जो है वो से 2100 2100 नहीं सोचना। हमने सोचना है अगला 1 साल, अगले 6 महीने। हम रिजल्ट भी बड़े क्विक चाहते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बहुत ख़तरनाक आदत पड़ी हुई है। हम चाहते हैं यहाँ पे हम एक बटन दबाएं और एक मैजिक हो जाए और सब कुछ जो है ना वो ठीक हो जाए। तो ये ऐसा मॉडल कभी भी सस्टेनेबल तो नहीं हो सकता। सस्टेनेबल इज़ ऑलवेज अबाउट लॉन्ग टर्म एंड वेरी लॉन्ग टर्म। कौमें जो बनती हैं वो कई कई 100 सालों में बनती हैं, सदियों में बनती हैं। हम चाहते हैं ना कि हम चंद कुछ ही अरसे में, कुछ ही महीनों में सब कुछ बेहतर करके देख लें। तो उसमें से हम नंबर्स के साथ ही कुछ खेल सकते हैं, कुछ फ्लर्ट कर सकते हैं नंबर्स के साथ, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि जो आने वाले लोग होते हैं वो बहुत शॉर्ट रन सोचते हैं। इसकी एक वजह ये भी तो नहीं है कि उनको लॉन्ग रन में सर्वाइव ही नहीं करना है चीज़ें लोग? हो सकता है, ये भी कुड बी वन ऑफ द रीज़न। वो भी देखते हैं, वही वही बाबर वो क्या जुमला है, बाबर बाएश कोश क्या आलम दोबारा नीस्त। ये हमें बचपन में स्कूलों में पढ़ा दिया गया, तो वही हमारा माइंड सेट है। तो हम आगे का सोच सकते ही नहीं है। ये हमारी कल्चरल प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं एप्लीकेबल है, ऐसा कॉर्पोरेट में भी है, ऐसे हमारे इंडिविजुअल बिजनेसेस में भी है। हर किसी को कल का नहीं पता, तो वो हमेशा फोकस करता है आज पे। बट इकनॉमीज तो ऐसे नहीं चलती। अगर आप हम सही कह रहे हैं। कल की प्लानिंग नहीं करेंगे तो इकनॉमी तो नहीं चलेगी। तो इसके लिए कौन सी पार्टी है जो आपको रिस्पॉन्सिबल लगती है? नहीं, पार्टी तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है। मैं आइंदा बनने वाली पार्टियों से भी मुझे उम्मीद नहीं है। नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रहा। आई मीन कि इस जिन हालात में हम खड़े हुए हैं, इस पूरे जिन हालात तक हम पहुँचे हैं, ऐसा तो नहीं है एक दिन में जैसा कि हम बन नहीं सकते, एक दिन में हमारे बात भी नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। सही, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम यहाँ तक पहुँचे। नहीं, मैंने जैसे पहले कहा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम मज़ीद बर्बाद हो सकते हैं। अभी हमने जहाँ तक भी लो देखा है, मेरा ख्याल है उससे मज़ीद हमें नए लोस डिस्कवर करने। तो मैं तो प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए कि मज़ीद हालात बुरे हो सकते हैं और बुरे से बुरा हो सकता है। क्योंकि हमने कभी आइंदा के लिए इवन बुरे के बारे में भी नहीं सोचा। अच्छा तो क्या, अच्छा चलो, आप कह रहे हैं अच्छा नहीं सोचा, कि प्लानिंग अच्छे के लिहाज से नहीं की। क्या बुरे के लिहाज से प्लानिंग की है हमने? वो भी नहीं की। हमें नहीं पता बिल्कुल भी कल का मतलब है कि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है, हमें कुछ भी कोई आइडिया नहीं। प्लानिंग किसको करना चाहिए थी? मेरा ख्याल है ये सारा जो है ना ग्रास रूट लेवल पे ठीक हो सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ठीक कैसे होगा, तो इसका जो बेसिक जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे यहाँ देखो थिंकर्स पैदा नहीं होते, और जो इवन हमारी जो देखिए हमारे कितने लोग हैं, परसेंट लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं। 1% होंगे, 2% होंगे मैक्सिमम। चार्ट अकाउंटेंट्स कितने होंगे मुझे बता दें, MBAs कितने होंगे जो अच्छे इदारों से फॉर एग्जाम्पल FCPS कर रहे हों, इंजीनियरिंग में हों। कितने ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं? उसमें से भी जो अच्छा खासा जो हमारा जो क्वालिफाइड लोग हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो पाकिस्तान के बाहर उनको कहीं जॉब मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो कल मिलती है तो आज मिल जाए, तो वो चाहते हैं कि निकल जाए। तो हमारा ब्रेन ड्रेन जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है, और मज़ीद हमने उसको एक्सपेडाइट कर दिया है। तो ज़ाहिर है कि जब हमारे पास लोग ही नहीं है, इवन कुछ शायद थोड़ा बहुत सोचने वाले लोग हैं, वो भी रुकना नहीं चाहते। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक मेन जो आपकी जो फोर्स हो सकती है, वो एक एजुकेटेड तबका हो सकता है, जो आपका परसेंटेज में वैसे ही कम है, वो भी बाहर जा रहा है। तो जब तक हम बेसिक ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन ठीक नहीं करेंगे, तो कोई उम्मीद ही नहीं है। और ये एजुकेशन से मुराद है कि जो सही मानों में जो कल्चरल भी उनको जो है ना माइंडसेट भी ख़राब कर दिया जाता है, जो हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल लेवल पे ही हम बच्चे को ख़राब कर देते हैं। अच्छा, एजुकेशन में क्या मसाइल हैं और किस पार्टी की जिम्मेदारी थी सही करना? पार्टी का तो मैं समझता हूँ कि पार्टी से मतलब अगेन पॉलिटिकल पार्टी। नो, I'm talking about the institution, about the गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी, या एजुकेशन मिनिस्ट्री स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल थी, या बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबल थे? देखिए, यहाँ जिस मर्जी जिसके पास थोड़ी सी भी अथॉरिटी आई है, थोड़ा सा भी कंट्रोल आया है, सब ने बैंड बजाई है एजुकेशन सिस्टम की। मैं यहाँ पे कोई ऐसा कोई जुमला नहीं कहना चाहता जो कि गाली के जुमले में आए, बट सब ने जो है ना छोटा सा मैं यूज़ करूँगा, जिसको मौका मिला है कि एजुकेशन सिस्टम की जिसको मौका मिला है, चाहे वो एक छोटे लेवल पे अगर देखा जाए तो कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल भी हो सकता है जो अपना स्कूल चला रहा हो, या कोई एजुकेशन की अथॉरिटीज़ हो सकती है, या चाहे वो कोई सूबाई गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे वो आपके जो ओवरऑल जो इकोनॉमी को चला रहे हैं वो लोग हो सकते हैं।
जिसको मौका मिला है उसने धज्जियाँ उड़ाई हैं। इवन जो राइटर्स, जो मुसन्निफ़ हैं, उसने भी धज्जियाँ उड़ाई हैं। आज भी अनफॉर्चुनेटली डिप्टी नज़ीर अहमद को ना पढ़ाया जाता है स्कूल में। डिप्टी नज़ीर अहमद ने बताया कि असगरी जो है वो हीरो है, अकबरी विलन है। एक बेसिक एक सोसाइटी में 2 लड़कियों की कहानी उसने लिखी, मिरातुल उरूस के नाम से, आज भी पढ़ाई जाती है। उसने कल्चर की जो है ना बिल्कुल कर दी। कैसे? उसने बताया कि अकबरी चूँकि वो खेलती है इसलिए वो ठीक नहीं है, वो संवरती है वो इसलिए ठीक नहीं है। तो एक कल्चर एक बन गया, औरत ने भी सोचना शुरू कर दिया कि खेलना कूदना जो है ना वो बच्चों का काम नहीं है, और जो है वो संवरना भी बच्चियों का काम नहीं है। तो वो सारा माइंडसेट बना। आज भी जो है वो बच्चियाँ जो है ना वो पढ़ पाती हैं। एजुकेशन भी हमारा माइंडसेट बन गया कि एजुकेशन लेना बच्चियों का काम नहीं है, ये सब लड़कों का काम है। इसी तरह जॉब करना, बिजनेस करना, ये भी लड़कियों का काम नहीं है, ये सब मर्दों का काम है। तो एक आपने स्टीरियोटाइपिंग कर दी सोसाइटी की। ये देखें, ये जो चीज़ें किताबें हम पढ़ते हैं ना, जो हम स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है, ये हमारा माइंडसेट, हमारा कल्चर सेट करते हैं। इसे तो आप एग्री करते हम्म होंगे। हम्म, हम पढ़ाते क्यों हैं? लिटरेचर क्यों पढ़ाते हैं? लिटरेचर पढ़ाने की सबसे बड़ी वजह होती है कि लिटरेचर हमारी ज़िंदगियों का पार्ट बनता है। तो हम लिटरेचर उसको स्कूल में ही गलत पढ़ाएंगे, और हम अगर अच्छा लिखने वाले लोग होते हैं उनको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। या अगर कोई एक आध कोई नज़म हो, कोई एक आध कोई अफसाना हो, तो वो भी असातिज़ा नहीं पढ़ाते। उसको कहते हैं कि सादत हसन मंटो जो है वो होता है, या हबीब जालिब जो है वो बहुत ज़्यादा इनकलाबी शायर है, उसको नहीं पढ़ना। तो जब आप रियल जो असल जो अच्छा लिखने वाले लोग हैं उनको पढ़ाएंगे ही नहीं, तो आपका कल्चर ही गलत डायरेक्शन में सेट होगा। सही। अच्छा, ये जो मामलात या मसाइल आपने बताया एजुकेशन सिस्टम में, आपको क्या लगता है क्या हल है इनका? मैं तो आपको कह रहा हूँ ग्रास रूट लेवल पे हम जब तक अपने आप को खुद ही ठीक नहीं करेंगे, अपने घरों के लेवल पे, तो बिल्कुल बेसिक्स जो चीज़ें हैं ना वही ठीक नहीं है। कैसे करेंगे? तो मेरा ख्याल है नहीं कर सकते। मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। मैं इस वक्त उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ लंबी वो जो है ना कि शुरुआत करते हैं कि इस वक्त तो लगता है कि आप कुछ भी नहीं है, लेकिन एक छोटी बहुत कहीं ना कहीं दिल में कहीं उम्मीद है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। हिम्मत करो, जीने को एक उम्र पड़ी है। तो शायद हो सकता है कोई ना कोई पॉसिबिलिटी हो। शायद ये पॉडकास्ट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। शायद कहीं ना कहीं जो है हमें देखिए, वो जो कहते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हमें छोटी छोटी अपने मोबाइल की रोशनियाँ चला के, अपनी अपनी मोमबत्तियाँ चला के हमें खुद ही रोशनी क्रिएट करनी होगी, चाहे वो छोटे से लेवल पे हो। तो मेरा ख्याल है हमारे हर किसी की जिम्मेदारी है, जहाँ जहाँ वो कंट्रीब्यूट कर सकता है छोटे छोटे लेवल पे वो करता रहे, और उम्मीदें वापस रखे। जैसे मैं एक प्लांट लगा सकता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ एक प्लांट तक है। वो किस तरह से जो वो प्लांट होगा वो किस तरह बाग में कन्वर्ट होगा, बागात हो जाएंगे, पूरे मुल्क में हरियाली हरियाली होगी, ये मैं पहले से नहीं सोच सकता। मेरा काम है सिर्फ एक सीड लगाना और उसकी परवरिश करना। अगर हम सब उसी लेवल पे सोचना शुरू कर दें, अपने अपने काम हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करना शुरू कर दें, अपने कारोबार में, अपने जो जॉब्स हैं उसके ऊपर हम छोटी छोटी ईमानदारियाँ लेकर आ जाए ना, छोटे छोटे लेवल पे सोचना शुरू कर दें, तो उम्मीद है कि शायद कुछ बेहतरी आ जाएगी। हम कहेंगे कि नहीं ये गवर्नमेंट आके कुछ कर दें, या कोई मसीह आ जाए वो पूरी कौम को ज़िंदा कर दे। हम हमेशा से जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मीदों पे रहते हैं। सही। अच्छा, फॉरेन रिज़र्व जो कि हमारा एक मतलब अज़ल से एक मसला रहा है कि फॉरेन रिज़र्व में मसला ये रहता है कि हम खा मतलब ख़र्च ज़्यादा करते हैं, कमाते कम हैं, और वो फिर बद से बदतर होता चला गया, जिसकी वजह से आईएमएफ आता है पिक्चर में, फिर वो ऐसी पॉलिसी लाता है जिसकी वजह से एक आम इंसान का जीना दुभर हो जाता है। तो उसके बारे में क्या राय है? देखिए, IMF तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे हिसाब से। जैसे मार्केट में कुछ दुकानें होती हैं ना, एक दुकान जो है वो ठीक नहीं चल रही। अब वो मार्केट जो है उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि उस दुकान को ठीक करना है। अब उसके अगर खर्चे ठीक नहीं है दुकान के, तो वो उसको ज़ाहिर है मार्केट एडवाइस करेगी कि तुम्हारे खर्चे ठीक नहीं है, तुमने ज़्यादा स्टाफ रखे हुए हैं, तुम यहाँ पे फजूल खर्चा कर रहे हो, तुम्हारे पास अपने ही जो है वो प्रॉफिट बनता नहीं है, तुमने जो है ना तायुशात पे वो गाड़ियाँ लेकर रखी हुई हैं और फॉरेन ट्रैवल्स हैं और पता नहीं क्या क्या है। मिसाल दे रहा हूँ एक छोटे लेवल पे। तो मार्केट उसको ठीक कराने के लिए कुछ स्टेप्स लेती है। तो अब ज़ाहिर है कि वो जो उस दुकान के चलाने वाले लोग हैं उनको वक्ती तौर पर प्रॉब्लम तो आएंगे, उनको अपने खर्चे ठीक करने पड़ेंगे, उनको इनकम बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो वो एक्चुअली मार्केट उसके लिए बहुत बेहतरीन काम कर रही है। मार्केट है या मार्केट का एक से एसोसिएशन है, तो वैसे ही IMF है। तो अगर आप अपनी कंट्री ठीक नहीं चला रहे तो वो आपको अच्छे मेजर्स बताता है कि आप इसको ठीक चलाइए, खर्चों पे नज़र रखिए, अपने रेवेन्यूज़ पे नज़र रखिए। हम IMF को भी समझते हैं वो हमारा दुश्मन है, तो फिर कैसे काम चलेगा? IMF बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उसको हमें अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना चाहिए। लेकिन हमने हमेशा से उसको अपना दुश्मन समझा और अपनी पूरी कौम को बताया कि देखिए ये IMF है, ये विलन है। IMF तो विलन नहीं है मेरे ख्याल से।
IMF से तो कुछ उम्मीद है, मुझे वाबस्ता है, लेकिन हम उसको कभी फॉलो नहीं करते हमेशा से ही, और फिर उसको बताते कुछ और हैं, करते कुछ और। फिर हमारे यहाँ अगर हम कहते हैं कि इकोनॉमी से $300 बिलियन की, मोर देन दैट, तो हम कहते हैं कि हमारी और भी ब्लैक इकोनॉमी का हमारे पास आज तक क्वांटम नहीं है। कहते तो ये हैं कि अगर 300 बिलियन अगर ये इकोनॉमी है, तो कोई 300 बिलियन ही आपकी अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो वो बहुत सारी आपकी ब्लेसिंग है, वो भी आपकी बहुत बड़ी। तो मैं समझता हूँ कि हमने उसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी सिर्फ बातें की हैं, और हमारे जो रूल्स या जो रेगुलेशन, जो टैक्सेशन भी होता है, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा होता है ना, वो हमारे जाल में होता है, नेट में होता है, हम उसी को मज़ीद टैक्स किए जाते हैं। हमने नए एवेन्यू सोचे ही नहीं है। जो अनटैक्स तबका है उनको आप कभी टैक्स नहीं करते। अब ज़ाहिर है कि इसमें आप कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, बिल्कुल आता है। जो पॉलिटिशियंस जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो क्यों चाहेंगे कि वो खुद ही टैक्स किए जाए। तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। आपकी देख लेना, आपकी परसेंटेज कितनी है पॉपुलेशन की जो टैक्स पे है, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो आपका सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, जो कि फ़ौरन से टैक्स पेयर हो जाता है, वो आपका एम्प्लॉयड तबका है, क्योंकि उसके पास तो कोई चारा ही नहीं है, उसके एम्प्लॉयर ने टैक्स उसका काटना ही काटना है। तो उसी के ऊपर हम मज़ीद टैक्स किए जाते हैं, या चंद और सेक्टर्स भी करते हैं। एग्रीकल्चर पे आज तक हमने टैक्स नहीं किया, उसके ऊपर हम टैबू समझते हैं, हराम समझते हैं उस पर टैक्स लगाना। ऐसे और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। ये बहुत सारे आपके जो मुल्क में जो चंदा करने वाले लोग हैं, जो NGOs खोल के बैठे हुए हैं, वो भी सारे टैक्स से एम्बिट से बच जाता है। अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में आप देखिए कि बहुत सारे लोगों के पैसे निकलते हैं, और वो कहाँ से पैसे आते हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा आपका ह्यूज कंट्रीब्यूशन उसमें अंडरग्राउंड ये ब्लैक इकोनॉमी का होता है। तो वो सारा पैसा को क्या हमारे पास कोई हिसाब किताब ही नहीं है। IMF को हम सच्चाई भी नहीं बताते, उनको ये हम पिक्चर्स भी नहीं दिखाते कि ये किस तरह से चीज़ें मामला हमारे चल रहे हैं। उनके साथ भी जो है ना, हमने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। तो आप जो कह रहे हैं कि IMF तो प्रॉब्लम नहीं है ना, हम खुद प्रॉब्लम है। दुकान ठीक नहीं चल रही है, उसको ठीक करने के बजाय जो ठीक करना चाह रहा है, जो एसोसिएशन या जो उसको हम IMF का नाम दे रहे हैं, हम उसी को जो है ना ब्लेम किए जाते हैं। तो दुकान खराब कौन कर रहा है? हम खुद। हम खुद कौन है? हम खुद एक आम इंसान तो नहीं कर रहा। आम इंसान का तो मतलब आम इंसान किसको आप कहते हैं, फिर ये भी एक सवाल बनता है। चले मैं आपको जनरली बता देता हूँ। जहाँ भी मैंने कहा कि जिसके पास थोड़ा बहुत भी कंट्रोल आता है, थोड़ी बहुत भी अथॉरिटी आती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे कोई काम नहीं करता, वो सारी की सारी अपनी अथॉरिटी अपने फेवर में यूज़ करता है। ये मेरा ख्याल क्लियर हो जाएगा आपके लिए कि जिसके पास थोड़ी सी भी अथॉरिटी, कहीं से भी कोई भी कंट्रोल आता है, आम इंसान के पास भी जब कंट्रोल आता है, अथॉरिटी का आती है, तो वो उसको मिस यूज़ करता है। अच्छा, सैलरी क्लास है, इस पर टैक्स लगे जा रहा है, तो वो सिचुएशन में क्या करेगी? उस सिचुएशन में बेचारी कुछ नहीं कर पा रही है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो एहतजाज भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसको काम पे तो जाना है। उसको ये डर है कि अगर मैं कोई एहतजाज करूँगा तो मेरा एम्प्लॉयर ही मुझे जो है ना काम से ना निकाल दे, तो बेचारी कुछ नहीं कर पा रही। और दूसरा ये कि हमें एहतजाज करने के हमने नए मॉडल्स भी नहीं सोचे हुए अनफॉर्चुनेटली। हमें आज भी जो सैलरी क्लास भी थोड़ा बहुत अगर हमें नज़र आता है, कभी कभार साल में 2-3 दफ़ा वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाके कोई बैनर लेके खड़े हो जाते हैं। इससे ज़्यादा आज तक सैलरी क्लास ने भी नहीं सीखा कि एहतजाज कैसे कैसे हो सकता है। डिजिटल मीडिया जो है, अगर वो उसको यूज़ करना चाहें तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत भी वो यूज़ करते हैं, यहाँ पे वो पाबंदियों का नाम सुनते हैं, इंटरनेट पर बंदिशें आ जाती हैं, वो भी पीछे जो है ना चले जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। फिर उनको ये है कि ज़्यादा लिखेंगे, कुछ बोलेंगे, तो उनको अपनी जॉब ही सिक्योरिटी की परवाह होती है कि कहीं एम्प्लॉयर ही जो है ना वो उनके खिलाफ एक्शन ना ले लें। तो ये एक मसला है बहुत बड़ा, और ये कहीं नहीं सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा। अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको शायद पाकिस्तानी या इन जनरल आवाम से बिटकॉइन तक ही जानती है, उससे कोई उम्मीद है कि अगर हम शायद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट टेक के अंदर यूज़ करें या अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यूज़ करें, उससे कोई बेहतरी आएगी हमारे सिस्टम में? देखिए, ब्लॉकचेन जो है वो एक जो सिस्टम है जिसमें मल्टी लेजर सिस्टम है, यानी एक ही जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो मल्टी लेजर्स में रिकॉर्ड हो रही है। उसके चूँकि बहुत सारी जगहों पे रिकॉर्ड हो रही है, तो उसकी मैनिपुलेशन मुश्किल हो जाती है। आपको उसको मैनिपुलेट करने के लिए जो 51% ऑफ नोड्स हैं उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, विच इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, और उसमें फ्रॉड के चांसेस, मैनिपुलेशन के चांसेस कम से कम है। तो एक टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हाँ, इसलिए आप कह रहे हैं कि बिटकॉइन जब आप माइनिंग करते हैं ब्लॉकचेन में, तो उसकी एक करेंसी प्रोड्यूस होती है। वन ऑफ द करेंसी इज़ बिटकॉइन। तो अगर आप पहले तो ये देखें कि आपकी जो नेशन है, जो पॉपुलेशन है, वो क्या स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं आपके पास, या आपके जो ब्लॉकचेन रिलेटेड करेंसीज हैं इंक्लूडिंग बिटकॉइन, उसमें ज़्यादा अकाउंट खुले हुए हैं।
तो मैंने कोई 1.5-2 साल पहले देखा था 9 मिलियन अकाउंट होल्डर्स हैं पाकिस्तानी, जो कि इन्वेस्टेड हैं बिटकॉइन और बिटकॉइन टाइप ऑफ करेंसीज में। अब मेरा ख्याल है वो शायद डबल हो गया होगा, ये 1.5 साल पहले की बात है। जबकि आपके स्टॉक एक्सचेंज के ना अरसा दराज से आपके इन्वेस्टर्स 2.5 लाख या उसके आसपास हैं, चले बढ़ गए होंगे, 2.25-3 लाख हो गए। लेकिन आपके देखिए रेशो क्या है कि आपके कोई ज़माने से चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे आप अभी तक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, जबकि बिटकॉइन जो नए जो प्लेयर्स आए मार्केट में वो अट्रैक्ट करके चले गए। तो इसका मतलब कुछ तो फ्लॉज है ना हमारे स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम में, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस में। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें एक एक चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक अलग अलग मेरा ख्याल है पॉडकास्ट चाहिए अगर आप उसकी डिटेल्स में जाएंगे। कल परसों भी मैंने एक SCCB के पोस्ट में लिखा है, जो वो कह रहे थे कि हम T+2 से T+1 लाना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको ये लिखा है कि इसमें आपको रोक कौन रहा है, जल्द से जल्द करें, बल्कि वाई T+1, आपको फ्यूचर में तो T+0 सोचना चाहिए, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टर है उसकी लिक्विडिटी तो 2 दिन के लिए ब्लॉक हो गई ना। आप T+2 का मतलब आपकी सेटलमेंट हो ही नहीं सकती 2 दिन तक, जबकि आपके जो ब्लॉकचेन आपकी जो करेंसीज हैं वो तो आपकी ऑन द स्पॉट सेटलमेंट फ़ौरन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी तरफ आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी वेलकम नहीं किया। आपके यहाँ कोई भी टेक्नोलॉजी आती है आप उसको नेगेटिव बना के पेश कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI, इसको क्या पेश किया जाता है कि जैसे लोग जो है वो चीटिंग कर रहे हैं, ChatGPT यूज़ कर रहे हैं तो सब डर जाते हैं, टीचर भी डर जाता है कि लोग प्लेजरिज्म पे जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी डर जाती हैं। हमें वेलकम नहीं किया, हमें वेलकम बल्कि दूर की बात है, हम तो उसको एक विलन बना के पेश कर देते हैं। हमें हर टेक्नोलॉजी जो है ना वो हराम नज़र आती है। ये जो इस पे हम अभी रिकॉर्ड करा रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, आपको पता है एक वक्त था ये माइक यूज़ करना हराम था, ये कैमरा यूज़ करना हराम था। लेकिन वो तमाम लोग जो पहले इसको हराम करा देते थे, आज माशाल्लाह से उनके यूट्यूब चैनल्स हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले जब टेक्नोलॉजी है आपको एक थ्रेट फील होती है, तो आप उसको वेलकम कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही है। मैं थोड़ा सा सॉरी मैं मज़हब की तरफ जा रहा हूँ। कोई किसी ज़माने में कोई नबी भी आता था ना, वो बहुत बड़ा थ्रेट होता था उस सोसाइटी के लिए। इसी वजह से बहुत सारे अंबिया किराम को लोगों ने कत्ल कर दिया। अब ज़ाहिर है उसमें कुछ लोग, जो मॉब था, मॉब के पीछे करने वाले कुछ लोग थे ना, जो उस ज़माने के क्लर्जी थे या उस ज़माने के मौलवी थे। तो मौलवी या क्लर्जी या जो भी कहने, जो मजहबी पेशवा थे, उन्होंने ही कत्ल करवाया ना एक्चुअली तो उन अंबिया किराम को, जो सोसाइटी के लीडर्स थे। तो वो भी उनके लिए एक नई चीज़ थी, नई सोच थी। अनफॉर्चुनेटली हमें हर नई सोच जो है वो बुरी लगती है। तो ब्लॉकचेन कुड बी अ वेरी गुड रीज़न आपकी टेक्नोलॉजी को लेके हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। आज के दौर में क्या रीज़न है, इंडिया क्यों इतना आगे निकल चुका है? इंडिया की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मोर देन $150 बिलियन हैं एनुअली। जो 1.5 साल पहले आई थिंक उसके $151 बिलियन थी। सऊदी अरब की $139 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी ऑयल की। तो ऑयल से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स उसकी जो थी वो टेक्नोलॉजी की थी इंडिया की। पाकिस्तान में आज भी हम कहाँ खड़े हुए हैं? अराउंड 2 बिलियन डॉलर ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं हमारी IT की। तो अगर आप से के पहले कहते थे ना कि इंडिया से कंपैरिजन, तो आप देखिए इंडिया से तो आप बहुत दूर रह गए। आज भी आप पॉपुलेशन में कंपेयर करेंगे तो एक X% होगा ना हमारा एज़ कम्पेयर टू इंडिया, या आपके रकबे के लिहाज से हम कुछ लोग कहते हैं 1/6 ऑफ इंडिया हम हैं। चले आप 1/10 कह लें, चले आप 1/15 कह लें, चले आप 1/20 कह लें, कहीं ना कहीं से 5% तो हमें होना चाहिए, 10% होना चाहिए ना इंडिया का। लेकिन हम $2 बिलियन पे खड़े हैं, वो मोर देन 150 बिलियन को पिछले साल, 1 साल से पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। तो कोई कंपैरिजन आपके पास रहा नहीं है। इंडिया का भी मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर है उनका तेज़ी से आगे बढ़ने में। अच्छा, टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं कि हम नई सोच को रोकते हैं, बट हमारे मुल्क में तो इंटरनेट सही नहीं चल रहा, तो टेक्नोलॉजी कैसे प्रिवेल करेगी? इंटरनेट भी तो टेक्नोलॉजी है ना, वही बता रहा हूँ। आपने बिल्कुल साबित कर दिया मेरी बात को कि हम कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए तो हमें उससे डर लगने लगता है। नहीं, बट इंटरनेट तो बहुत पुराना है। बिल्कुल है। हमें जब भी कोई सोशल मीडिया में, मैंने आपको कहा ना सैलरी क्लास भी जिस वक्त अब खुल के सामने आ गई मिसाल के तौर पे, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? बंद कर देगी? देखिए सैलरी क्लास कहाँ एहतजाज कर सकती है, मुझे आप बताइए। प्रेस क्लब पे जाके कोई एहतजाज रिकॉर्ड हो सकता है क्या? रोज़ जाके वो कर सकते हैं एहतजाज? नहीं कर सकते। लेकिन रोज़ वो कहाँ एहतजाज कर सकते हैं? इवन अपने पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं तमाम अपने डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और रोज़ मुहिम चला सकते हैं और मुख्तलिफ लोगों को इंगेज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, IMF, हर जगह बात कर सकते हैं। लेकिन उसको कैसे रोका जाएगा मुझे आप बता दें। उनको इंटरनेट पर बंदिश लगा देंगे तो सब रुक जाएगा। तो इसका मतलब एक टूल बना लिया ना हमने। टेक्नोलॉजी को हमेशा उसको नेगेटिव यूज़ किया है। टेक्नोलॉजी को हमेशा से पॉजिटिव यूज़ को हम रोकते हैं और उसको खुद ही हम विलन बना के पेश करते हैं। पहले एक वक्त था जब नया नया इंटरनेट आया था, तो आपको पता है क्या बात होती थी?
इसके ऊपर भी जो है ना कुछ लोगों ने हराम के फतवे दिए थे कि चूंकि इंटरनेट पे जो है ना वो होता है, फुहशी होती है, लिहाजा इंटरनेट बुरी चीज़ है, ये हराम है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी सोच है। तो इंटरनेट भी वन ऑफ द थिंग जिसको एक तो हमने रोकने की कोशिश की, आ गया तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है ना कि अगर हमें लगता है कि लोग हमारे खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं तो बस उसको बंद कर दो। वही वाली बात है जो हमें बचपन में स्कूल में हमें टीचर्स ने बताई थी, शायद किताबें भी लिखी थी कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो बांसुरी आपको तोड़ दें उसको आप। अच्छा, रेगुलेटर ने जब बिटकॉइन आया, दुनिया उसकी तरफ मूव होना शुरू हुई, लोग माइनिंग कर रहे थे, लोगों ने माइनिंग फीड्स लगाई, तो हमारे रेगुलेटर ने आए कहा, मे बी एसबीपी था, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते, आई ने लिटरली छापे और मारे इसको बंद करने के लिए। तो क्या रेगुलेटर का रोल एक बेहतर हो सकता था इसके अंदर? अगर वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा वेलकमिंग करते तो मेरे ख्याल से अच्छे एक्सपोर्ट हम इस एरिया में भी कर सकते थे। देखिए, इसमें भी अगेन बेसिक पे जाना पड़ेगा। पहली चीज़ तो है ना, टेक्नोलॉजी की समझ ही नहीं होती है। आज आप मेरी जगह पे आप स्टेट बैंक के लोगों को बुलाएं, इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुलाएं, पावरफुल लोगों को बुलाएं, उनसे ज़रा पूछें आप ब्लॉकचेन के बारे में। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले तो चीज़ है ना कि हम उसको समझें कि वो टेक्नोलॉजी है क्या। हम तो समझने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें कोई भी नई सोच, नई टेक्नोलॉजी हमें विलन नज़र आती है। हम समझते हैं कि ये सब आ गया तो ये जो है ना, ये सारा का सारा जो आपका सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें वो तमाम लोग रिबेल लगते हैं जो नई सोच, नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमें वो डिस्ट्रप्शन लगता है। हालांकि डिस्ट्रप्शन इस वक्त बड़ा पॉजिटिव वर्ड है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए भी डिस्ट्रप्शन बड़ा नेगेटिव वर्ड है कि जब ये करेंसी आ जाएगी तो ये सारा हमारा जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है, जो भी सिस्टम हमने बनाया हुआ है, जो सही है या गलत है, ये सब फेल होता हुआ नज़र आता है। और किसी हद तक इनकी शायद बात ठीक भी है कि जो आपके जो गलत सिस्टम आपने बनाए हुए हैं, जिस तरह से आप बैंकिंग कर रहे हैं, जिस तरह से आपने पेमेंट सिस्टम्स बनाए हुए हैं, अगर ब्लॉकचेन आ गई और बड़ी तेज़ी से फैल गई तो अभी तक जो आपने सिस्टम्स जो खड़े किए हैं, जो आपने बुत बनाए हुए हैं ना, वो बुतों को चैलेंज तो होगा ना। जो मैंने आपको मज़हब की एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश की कि जब एक नया बुत या नया खुदा आ गया मार्केट में, जो आपको लगता है कि इतना बड़ा खुदा बन जाएगा तो हमारे बुतों का क्या होगा, हमारे बुत तो फिर पाश हो जाएंगे। तो ये नज़रिया किसी हद तक ठीक तो है ना। हम नई सोच को ये नहीं सोचते कि उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, या हम अडेप्टिव नहीं है कि हम खुद उसको लर्न करके खुद जो है वो से सेंट्रल बैंक खुद उसके ऊपर काम करें मिसाल के तौर पर, और ख़ुद ही नई चीज़ों को खुद ही इंट्रोड्यूस कराएं। ये तो कभी हमने सोचना नहीं है ना कि हम खुद उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, खुद एडवांटेज उससे उठाएं। बजाय इससे कि जो एडवांटेज हम उससे उठा सकते हैं, हमें सिर्फ उसके नेगेटिव नज़र आते हैं, हम उसको रोकने के ऊपर ना अपनी जान का जोर लगा देते हैं। सही। अच्छा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान में इन हालात में आपको मुमकिन दिखती है फिर? देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है या ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन को आसान लफ्ज़ों में मैं उर्दू में क्या कहूँगा कि एक काम करने का नया तरीका, बहुत ही देसी अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि डिजिटल टूल्स को, डिजिटल चैनल को यूज़ करके हम नए तरीके से नए रास्ते चुनें अपने काम करने के। देखिए, किसी हद तक तो हमने थोड़ा बहुत किया भी है, जो पेमेंट सिस्टम से हमारे मिसाल के तौर पे। अब आप कहते हैं कि पूरा का पूरा मुल्क जो है वो डिजिटलाइज हो जाए, तो सबसे पहले आपने खुद कहा कि हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है। बगैर इंटरनेट के कैसे होगा, मुझे बताएं। आपके जो बहुत सारी सर्विसेज आपके जो लोग बेच भी रहे थे, बीपीओ सर्विसेज थी, जो आपके यहाँ बैठ के लोग रिमोट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ही थी ना। जो लोग आपके एक्चुअली तो आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो ऐड हो रहे थे। यहाँ बैठ के अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ अमेरिका में, यूके में, तो मैं यहाँ पे आपकी अपनी हमारी कंट्री के लिए डॉलर जनरेट कर रहा हूँ। तो जब हम इंटरनेट ही बंद कर देंगे और जब उनको पता भी चलेगा, उनकी सर्विस डिस्टर्ब होगी, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देंगे हमारे लोगों के साथ, तो वो जो डॉलर आ रहा था वो भी बंद हो जाएगा। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी बहुत जहाँ शुरू भी हुई थी, तो उसको भी हम इस पे दर पे हैं कि बस इसको भी जो है ना हम किसी तरह से ख़त्म कर दें। हम मिनिस्ट्री ऑफ आईटी वाईटी भी जो बनाते हैं ना, तो उसमें भी वो ज़्यादातर क्या बयान देते हैं कि हमें जो है ना ये मुल्क बड़ा नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये प्रॉब्लम है, ये टेररिस्ट लोग हैं जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं, इसलिए हम इंटरनेट ही बंद कर देते हैं ताकि वही ना रहेगा, बांस ना बजेगी। किसी ने बहुत अच्छी मिसाल दी कि किसी होटल में जो है वो सांप घुस आया, अब उससे सारी कोशिशों के बावजूद जो है वो सांप तो नहीं निकल पाए, तो किसी बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट आदमी ने मशवरा दिया पूरी होटल को आग लगा दो। पूरी होटल को आग लगाएंगे तो सांप कहीं ना कहीं जहाँ भी होगा वो मर जाएगा। तो वही हम करते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ। अब ज़ाहिर सांप कहीं ना कहीं वो मर जाता होगा, वो जो दहशतगर्दी है वो भी रुक जाती होगी जब आप इंटरनेट बंद करेंगे। तो वो जो एक परसेंटेज थी 0.001% इम्पैक्ट, वो ख़त्म हो गया।
तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो 99.9999% जो अच्छा काम हो रहा था वो भी ख़त्म हो जाए। नहीं, हमें जो है ना सांप को पकड़ना है बस, चाहे उसके लिए हमें होटल को आग लगानी पड़े। अच्छा, इंटरनेट नहीं चल रहा, टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन नहीं हो रही, बट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। उसके बारे में कि क्या रहा है? बैंक क्या कहते हैं, बैंक डाटा पासवर्ड्स पर अटैक हो रहा है, उनके डाटा बैंक्स पर अटैक हो रहा है। एक और कॉलिंग का भी एक मसला चल रहा है, लोग कॉल करके बोलते हैं ओटीपी देते हैं, फिर फ्रॉड हो जाते हैं लोगों के साथ। तो साइबर सिक्योरिटी अपने टॉप पे है, सही है, बट इंटरनेट नहीं चल रहा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रही। गिवन दैट इन सब बुरे हालात में टेक्नोलॉजी नहीं चल रही, फिर भी फ्रॉड हो रहा है, अपनी पूरे ज़ोर शोर से हो रहा है। देखिए, ये फ्रॉड वाली जो मिसाल है ना, जब 80s में 90s में जब हमने आँख खोली, जब हम स्कूल में थे, कॉलेज लाइफ में आए थे, कि फ्रॉड तो उस वक्त भी हो रहे थे ना, जहाँ जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिलती है लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो पहले फॉर एग्जांपल बैंकों में डाके ज़्यादा पड़ते थे। एक वक्त था जब बड़े मसले थे कि फला बैंक ब्रांच में आगे डाका पड़ गया, फला में पड़ गया। अब ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो ये डिजिटलाइज होने थे ना, तो अब जिन लोगों को मौका मिलता है, जहाँ कहीं आपको लगता है लैप्सेस हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं, लैप्सेस इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर ही लोगों के अपडेटेड नहीं होते, साइबर सिक्योर होना तो बहुत दूर की बात है। तो अब सारे पुराने आप सॉफ्टवेयर पे चला रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स होंगे, आपने अपडेट ही नहीं किए हुए। तो वहाँ जहाँ जहाँ लूप होल्स मिलते हैं, जिन लोगों को वो एक्सप्लॉइट करना आता है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, जहाँ जहाँ वो चोट पहुँचा सकते हैं चोट पहुँचाते हैं। इसमें हमारे अपने इंडिजिनस लोग भी शामिल हैं और बाहर से भी बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं जिसमें प्रॉपर माफियाज़ हैं, जो कि ये पूरा जो है ना एक साथ मिल के अटैक करते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ साइबर अटैक्स कुछ बैंक्स पे आइडेंटिफाई हुए और कुछ बैंक्स के नाम भी आए, कुछ नॉन बैंक्स के नाम भी आए। आप चाहें तो मैं उन चंद नाम ले भी सकता हूँ। नेफ्ट पे हो चुका है अटैक, बैंक इस्लामी जो है वो काफ़ी मंजर आम पे आया था, के इलेक्ट्रिक पे अटैक हो चुका है, बहुत सारे। कुछ लोगों ने इसको ना पब्लिक नहीं होने दिया, उनके ऊपर भी साइबर अटैक्स हुए। बहुत सारे और भी बैंक्स थे बैंक इस्लामी के अलावा भी, लेकिन उन्होंने जो अटैक्स थे उनको इतना ज़्यादा पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं बनने दिया, लेकिन उन पे भी आए। तो प्रॉब्लम देखिए, जहाँ पे भी आप कहीं डिजिटल पे कुछ भी काम करेंगे, बैंकिंग को आप कम्प्लीटली तो ख़त्म नहीं कर सकते ना। आपके जो सर्वर्स हैं वो तो लाइव आपने रखने हैं, तो ज़ाहिर अटैक की पॉसिबिलिटी तो रहेगी। अच्छा, इसमें भी जो है ना साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी हम बराए नाम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। एक तरफ हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, दूसरी तरफ जो है हम साइबर सिक्योरिटी के टूल्स भी लेते हैं। इवन अब मतलब सब ये बेहतरीन किस्म की एक एग्जांपल है। ऐसे हम अपनी लाइफ में भी करते हैं कि एक तरफ जो है वो दीनदारी भी होती है और दूसरी तरफ जो है हम ना चोरी डकैती भी और झूठ भी बोल रहे होते हैं। तो हम दाढ़ी रख लेते हैं, जो है ना हम नमाज भी पढ़ते हैं और बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ते। तो इसी तरह से हमारे सिस्टम्स भी हैं, बैंकों के सिस्टम कहें या नॉन बैंक्स के कहें, कि एक तरफ हमारे पास बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, मसलन पायरेटेड सॉफ्टवेयर, मसलन आपने प्रॉपर लाइसेंस नहीं लिए होते आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, आपके माइक्रोसॉफ्ट बेसिक चीज़ हैं, और दूसरी तरफ हम टूल्स लगाते हैं। तो अब सारे लूप होल्स तो रहेंगे ना आपके सिस्टम में, तो इसकी वजह से भी अटैक बढ़ते हैं। लेकिन मैं आप जो कहेंगे टॉप पे नहीं है, जितना रिस्क यहाँ पे मौजूद है ना उसके हिसाब से कुछ भी अटैक नहीं हुआ है। तो अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये कोई साइबर के लोग सुन रहे होंगे तो मैं उनको बताना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर वो शायद सुन के समझ जाएं कि अपॉर्चुनिटीज़ ह्यूज हैं। तो अभी तो हमने कुछ भी अटैक्स नहीं देखे। तो मैं अगर आपके तवज्जुह से 2025 का ये पहला ही महीना चल रहा है, मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि इस साल में जो पिछले सालों में आपने साइबर अटैक्स नहीं देखे, तो इंशाल्लाह आप देख लेंगे। ये मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ या मैं दुआ नहीं मांग रहा हूँ, ये मुझे पता है कि बहुत सारे लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे आपने एक कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ी हुई हैं साइबर अटैक्स के लिए। आप अपॉर्चुनिटीज़ रखेंगे और फिर आप अल्लाह अल्लाह के से दुआ मांगते रहें कि बस अटैक ना हो जाए। ये वैसे ही है ना कि जैसे आपने दुकान के अंदर जो है वो बहुत सारा सोना और सब कुछ छुपा के रखा हुआ है, बाहर ना जो है वो आपने प्रॉपर ताले भी नहीं लगाए, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। अब अल्लाह अल्लाह है कि बस उसके ऊपर कोई डाकू ना आ जाए, कोई कोई ऐसा कोई अटैक ना हो जाए या इवन आग ना लग जाए। तो उस उम्मीदों पे हम जिंदा हैं। हम सेल्फ इंश्योर्ड हैं, हम इंश्योरेंस के भी ख़िलाफ़ हैं। हमें इंश्योरेंस भी जो है ना वो लगता है कि हराम है। तो दरहकीकत हम लोग कहते हैं अनइंश्योर्ड है। अनइंश्योर्ड नहीं, हम सेल्फ इंश्योर्ड हैं। हम एक्चुअली उसके नुकसान की तलाफ़ी खुद ही करने के लिए हम इतना बिलीव करते हैं, या हम अल्लाह ताला को समझते हैं कि वो हमारा इंश्योरर है, तो वो जो है ना हमें प्रोटेक्शन करके रखेगा। तो वैसे ही है साइबर भी, हम अल्लाह के हवाले चल रहे हैं। तो आप कहते हैं ना टॉप पे अभी तो कुछ भी नहीं देखे हमने साइबर अटैक्स, जिस जिस जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सही। अच्छा, जैसे कि हमें तस्करा करा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो नंबर इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत कम है, बट डिजिटल करेंसी के अंदर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो कुछ तो वजूहत रही होंगी यकीनन कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो लोकल इन्वेस्टर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती। सही है, वो उनके अगेंस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या जैसे डिजिटल करेंसी एग्जिस्ट करती है उन्हें प्रेफर करता है। तो इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में नहीं सिंपल सी लगता? बात है, आप कहाँ पे ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं, या कहाँ पे आपका माइंड जो है ना ज़्यादा रिलैक्स होता है, जहाँ पे आपका ट्रस्ट हो। तो इसका मतलब ट्रस्ट नहीं है, सीधी सी बात है। आप किसको प्रेफर करते हैं, जो चीज़ मुश्किल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, या जो आसान हो, ईज़ हो। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत बड़ा मसला है। बातें तो हम बहुत करते हैं कि हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने इम्प्रूवमेंट कर ली, लेकिन इम्प्रूवमेंट करने के बाद भी आप इंडेक्स पे देख लें, जो इंटरनेशनल एजेंसीज बनाती हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स, वहाँ पे आप देख लें आज भी आप कहाँ खड़े हुए हैं। तो ईज़ ऑफ बिजनेस का भी मसला है, ट्रस्ट का मसला है। आपने पहले जो पास इंसिडेंट्स देखे हैं, आपकी तवक्कुआत भी हैं, जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं उन पे आप समझते हैं ना कि वो जो काम कर रहे हैं, जो नंबर्स जो एक्चुअल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में वो नंबर ग्रो कर रहा है, वो मसला है। जिस शेयर की वैल्यू जो है वो ₹1 से भी कम होनी चाहिए, उसकी बुक वैल्यू नहीं है। अगर वो ट्रेड कर रहा है एक बहुत अच्छी वैल्यू पे, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, ट्रस्ट डेफिसिट के इश्यूज़ हैं, और ट्रस्ट डेफिसिट के इश्यूज़ की बहुत सारी वजूहत हो सकती है। लैक ऑफ गवर्नेंस भी हो सकती है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी हो सकती है। तो अगर एक इंसान को नज़र आ रहा है बिटकॉइन में कि वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है और ज़्यादा ईज़ है उसमें इन्वेस्ट करना, उसमें एग्ज़िट करना, दोनों इंपॉर्टेंट है ना, एंट्री करना भी और एग्ज़िट करना भी। यहाँ पे एंट्री करना भी मुश्किल है, एग्ज़िट करना भी मुश्किल है। लोग ये सुन के कहेंगे कि नहीं हमने तो बड़ा आसान बना दिया। बिल्कुल आसान बना दिया होगा आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन क्या वो बहुत ज़्यादा जो है ना, जिसको आप कह सकते हैं कि ये इससे ज़्यादा ईजीएस्ट नहीं हो। अभी मैंने बताया T+2 पे अभी भी आप हैं सेटलमेंट में, तो आप बहुत पीछे ना। इंडिया भी तो T+1 पे है ना, तो आप तो इंडिया तक भी नहीं पहुँच पाए। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे जिसको आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, ये जो आपने कहा ट्रस्ट वर्दी नहीं है लोग का इन्वेस्टमेंट, राइट? तो इसकी क्या वजूहात हैं? एक तो आपने ट्रस्ट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कह रहा हूँ कि ए और बी का कंपैरिजन है। आप कह रहे हैं डिजिटल वर्सेस दिस, तो वो ज़्यादा ईज भी है वहाँ पे और ज़्यादा ट्रस्ट भी है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अच्छा, ट्रस्ट वर्दी होने के लिए सिर्फ ये तो नहीं, जैसे मैं प्रॉपर्टी खरीदता, प्रॉपर्टी एक लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि मोबाइल की ऐप खोल लूँ डिजिटल करेंसी खरीदता हूँ, ठीक है, वैसे मैं प्रॉपर्टी खरीद, ठीक है। बट होता ये था अभी थोड़े अर्से पहले तक लोग प्रॉपर्टी खरीदते थे, लोग बहुत प्रॉपर्टी खरीदते थे, कराची के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू ओवर वैल्यूड थी, सही है। बट सडनली ये हुआ, एक रात को कहते हैं हम सोए और सुबह हम उठे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई, लोगों के पैसे फंस गए, और फिर लोगों को इतना ट्रस्ट भी नहीं रहा। तो सिर्फ ईज एक वाहिद चीज़ तो नहीं है जो ये डिसाइड कर रही है। बिल्कुल ठीक है, ईज इज़ वन ऑफ द रीज़न। और जो आपके जो फैक्टर्स हैं, आपसे पाकिस्तान क्यों, आप ये तो दुनिया भर में देखेंगे। यूएई में भी ऐसा वक्त आया था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर चले गए थे, फिर वो बबल था और उसके बाद बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नुकसान हुआ। तो ये तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, क्या वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है उस पर लोगों को ट्रस्ट है प्रॉपर्टी में या ज़मीन में पैसे डालने से? या तो फाइलों में बड़ा मसला होता है, या तो रजिस्ट्रेशन में बड़े मसले होते हैं, या तो आपको बगैर रिश्वत दिए काम ही नहीं होते, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती है। ये मैं खुद भी भुगत चुका हूँ, आपने भी शायद देखा होगा कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या आपने डिजिटलाइज कर दिया है सारे प्रॉपर्टी को? दूसरा ये कि प्रॉपर्टी सब लोगों को एक बहुत बड़ी अमाउंट क्यों डालनी है? इसमें एक रीट का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो दुनिया भर में रियल एस्टेट में भी लोग एक यूनिट खरीद सकते हैं ना, जो यहाँ पे भी किसी हद तक छोटा मोटा लेवल पे इंट्रोड्यूस तो हो गया है। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों उससे वही प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ज़्यादातर अभी भी 99.99% तो ऐसे ही है कि आपको पूरी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, और फिर उसमें आपको पता भी नहीं है कि उसकी फ़ाइल ठीक है या नहीं है, जगह ठीक है या नहीं है, फिर जगहों पे कब्जे भी हो जाते हैं। तो उसको मैं कैसे कहूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, क्या कहाँ से है? इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स मौजूद हैं। इसमें आपको पता ही नहीं है कि वो जगह आपको ज़मीन आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, और फिर बहुत सारे लीगल मैटर्स भी हैं जहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं ज़मीनों पे, जो लोगों की नस्लें निकल गई, इवन नस्लें आपस में लड़ते हुए गुजर गई, ज़मीनों के मसले हल नहीं हुए, लोगों की औलादें चली गई एक दूसरे से लड़ते लड़ते। अच्छा, इन हालात के अंदर जो इकनॉमी के हालात हैं और ये सारे मामला चल रहे हैं, इसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर खड़ा होता है और कहता है कि मैं कुछ बेहतरी लाऊंगा ज़िंदगी के अंदर, अपनी भी और लोगों की भी। ये कौन सा एंटरप्रेन्योर है जो पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप आज पैदा हुआ है वो? ये कौन सा एंटरप्रेन्योर है? मुझे लगता है कि जितने भी जो एक पॉजिटिव स्टार्टअप स्टार्ट करता है बंदा, वो अगेन अगर वो इंटेंशनली ना भी चाहे लोगों की ज़िंदगी बेहतर करना, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट कर रहा होता है। स्टार्टअप इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, राइट? वो अपना बिजनेस खड़ा करेगा तो 4 लोगों को तो जॉब मिलेगी, सही है। इन हालात के अंदर जब कोई कारोबार नया खड़ा होता है
और वो भी खड़ा ही हुआ होता है अपने पैरों पे, तो उसकी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसका थोड़ा सांस लेना मुश्किल कर देती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज बॉडी और रेगुलेटर कुछ आसानियाँ कर सकता है ज़िंदगी के अंदर? देखिए, स्टार्टअप्स के लिए ना ये दुनिया बहुत डेवलप हो चुकी है। हम तो अभी स्टार्टअप्स, जो आप सही कह रहे हैं कि जो है ना बच्चा अभी मतलब पैदा ही हुआ है, और हम जो है ना उस पे, जैसे नहीं बच्चा पैदा होता है तो हिजड़े आ जाते हैं वो नाचने के लिए, पैसा मांगने के लिए। समटाइम पैदा होने से पहले ही उनको पता होता है। ये पुराना एक दौर है जिसमें वो हिजड़े पहले से ही ना वो उनको पता है कि इस घर में पैदाइश होने वाली है, तो वो पहले पहुंच जाते हैं। तो ये आप सही कह रहे हैं किसी हद तक। बट लोग भी तो वो है ना कि बिल्कुल रेगुलेशंस अवॉइड करनी है। हमने कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ भी तो उनको सही मानों में उनको पूरा पैकेज बना के नहीं दिया ना, कि आप जो स्टार्टअप्स बना रहे हैं किस तरह वो कॉर्पोरेटाइज होंगे। और दूसरा है कि दुनिया भर में रिलैक्सेशन होती है कुछ शुरू के सालों तक, कि अगर वो स्टार्टअप से आपको वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको डॉलर, आपका फॉरेन रिजर्व के मसले हल करा रहा है, मिसाल के तौर पे वो सर्विसेज बाहर प्रोवाइड करनी है, तो बजाय इसके कि आप उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए आप उसको एग्जेम्पशंस दें टैक्सेशन में, शायद आपको तो वो वैल्यू ऐड कर रहा है इकोनॉमी में, आप तो नहीं दे रहे उसको। और आप उसको कॉर्पोरेटाइजेशन को आपने इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि वो सोचता है कि मैं अभी कॉर्पोरेटाइज कैसे करूं, या तो मुझे पहले से ही मुश्किलात खड़े हो जाएंगे। आप कोई एक कंपनी लॉन्च भी करते हैं ना, इवन जो कॉर्पोरेटाइजेशन की लोग कोशिश करते हैं कि चलो मैं एक कंपनी रजिस्टर करवाता हूँ, सबसे पहले तो उसको नोटिस आ जाते हैं। अभी उसने पहले दिन अभी बिजनेस भी नहीं किया, अभी तो वो एक्सपेंसेस कर रहा है, उसको पहले से ही टैक्सेशन के नोटिस आ जाते हैं, उसको प्रोफेशनल टैक्स के आते हैं, उसको कोई लोकल अथॉरिटीज से लेटर आते हैं, उसको सेल्स टैक्स के, हर जगह से उसको पहले से ही नोटिस। अब तो अपने पैरों पे खड़ा किया, अभी तो वो एक्सपेंसेस कर रहा है, रेवेन्यू भी कमाना शुरू नहीं किया, क्योंकि बिजनेस के बाद आपका जो सेटअप के बाद, इनकॉर्पोरेशन के बाद जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, समटाइम उसमें टाइम चाहिए होता है। अभी उसने कुछ कमेंस भी नहीं किया और उसको सारे नोटिस आ रहे, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो ये तो आपने डेफिनेटली, और फिर वो लोग भी क्या करें जो FPR वाले हैं या जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनके टारगेट्स हैं, वो टारगेट्स मीट करने के लिए वो कोई ऐसी चीज़ देखते हैं अपॉर्चुनिटी तो पहुंच जाते हैं। वो भी अपनी जगह पे मेरा ख्याल है इस सिस्टम का ही पार्ट है ना वो, तो वो बजाते खुद तो वो गलत नहीं कर रहे ना। हाँ, सिस्टम प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोग सारे के सारे बेकसूर हैं, और सबसे बड़ा विलन जो है वो सिस्टम है। वो सिस्टम जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी मेहनतों से खड़ा कर दिया, वही जो बुतों का जो सिस्टम है, जो एक क्लर्जी का सिस्टम है, जो बहुत सारे उसमें हमारा कल्चर इन्वेस्टेड है, वो हम तोड़ नहीं सकते ना, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आपको पता है इस्लाम आया था तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? वो मज़हब का चैलेंज थोड़ी था, वो इकोनॉमी का चैलेंज था। ये अबू सुफियान, ये जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे, अबू जहल, अबू लहब, इन सब का क्या प्रॉब्लम क्या था कि वो जो सारी इकोनॉमी हमने बनाई हुई है, जो हमारे धंधे चल रहे हैं मज़हब के, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने ऑफ़र की थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम सारी सरदारी आपको देने के लिए तैयार हैं। ये चाबियाँ जो काबे की हैं, ये भी आप रखें, आप हमारे सबसे बड़े सरदार हैं, आप बताएं हमें क्या करना है, आप इसको चलाइए सब कुछ, हमें आपके खुदा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी जो सारी की सारी जो हमने इकोनॉमिक्स बनाई हुई है, जो सारी पॉलिटिक्स बनाई हुई है, इसके लिए आप खतरा हो जाए। असल प्रॉब्लम ये है हमारा, आपके खुदा को मानने में हमें क्या एतराज़ हो सकता है? हम वैसे ही दीन इब्राहिम पे चलते आ रहे हैं, हम खुदा को, अल्लाह को तो वैसे ही मानते हैं। ये कोई नई बात थोड़ी बता रहे हैं कि अल्लाह को मानना है। लेकिन हमारे बुतों को, जो हमने बुतों का जो पूरा निज़ाम बनाया हुआ है, बस उसको जो है ना आप कोई एक उँगली भी ना उठाएं। ये रिक्वेस्ट थी एक्चुअल में। तो मसला तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स का था ना। हम्म। अच्छा, आप सीफो क्लब के पार्ट भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इसमें कितना गैप है, और हमारा लोकल रेगुलेटर है आईकैप, वो उसका क्या रोल है इसके अंदर? देखिए, ये CFO क्लब इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये जब मैं सिंगापुर में था ना, तब से आइडिया था, जो पहले मैं अपने कुछ दोस्तों को जो आईकेप में भी थे, कुछ कमेटीज़ में या काउंसिल में, मैं उनको एडवाइस करता रहता था। फिर उसके बाद मैंने कमेटी भी ज्वाइन की आईकेप की। उस वक्त भी मैंने सजेस्ट किया था कि लेट्स हैव समथिंग लाइक क्लब और नेटवर्क और इस तरह से ना। तो उसमें सिर्फ एक ही एजेंडा पे खड़ा किया था मैंने उसको। अनफॉर्चुनेटली आईकेप वो नहीं कर पाया, उनको सूट नहीं करता था, पता नहीं वो उन्होंने आगे बात भी की या नहीं की। कमेटी में तो मैंने खुद ही पिच किया था। तो मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा था, आज भी वो एक ही एजेंडा है कि टू क्लोज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री, अकेडेमिया एज वेल एज रेगुलेटर कहें या गवर्नमेंट कहें आप उसको। सो एक ह्यूज गैप है पाकिस्तान में, दुनिया भर में ये गैप होता है। इंडस्ट्री अपनी दुनिया में मगन होती है, अकेडेमिया ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा होता है जो इंडस्ट्री को ज़रूरत ही नहीं होती, और रेगुलेटर अपनी दुनिया में होता है, उनको सिर्फ रेगुलेशंस से फोकस होता है, उनको बिजनेस की समझ नहीं आती है। ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में ये गैप जो है वो बहुत ह्यूज है।
यहाँ तो जो हम किताबें पढ़ा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, उसका तो हकीकत से ही कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता बिजनेसेस की हकीकत से। बिजनेसेस किसी और दुनिया में चल रहे हो। तो आज भी हम अपने एमबीए के कॉलेजेस में जो स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं ना, वो 80s और 90s या पुरानी स्टडीज़। आज भी हम जनरल इलेक्ट्रिक पे पढ़ा रहे हैं। आज हम एलॉन मस्क पे नहीं पढ़ा रहे उसको किताब है। हम मार्क ज़करबर्ग या से इवन वॉरेन बुफे या इस तरह की जो मिसालें हैं ना, वो भी कोई टीचर खुद से अपनी कोई केस स्टडीज़ लाता हो तो एक अलग बात है। तो आज भी हम उसको ना 50 साल पुराना, 20 साल पुराना, 30 साल पुराना निज़ाम पढ़ा रहे हैं। तो एक गैप है ना कि बिज़नेस किस डायरेक्शन से पे जा रहा है और किस तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, उसको हम समझने के लिए तैयार हैं। एकेडमिया इंडस्ट्री से बात नहीं करती, इंडस्ट्री एकेडमिया से बात नहीं करता। रेगुलेटर ना एकेडमिया से बात करता है, ना बिजनेस से बात करता है। रेगुलेटर को बस एक अपनी दुनिया में मगन है कि उसको रेगुलेशन 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 उसी पे सोचना है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल बिजनेस। बिजनेस इस तेज़ी से इवॉल्व हो गया, जैसे आपने कहा डिजिटलाइजेशन। तो जब तक रेगुलेटर समझेगा नहीं डिजिटलाइजेशन को, हर चीज़ को, हर नई टेक्नोलॉजी, नई सोच को समझेगा कि तो डिस्ट्रप्शन है, इससे सारा काम ही गड़बड़ हो जाएगा, तो वो उसको वेलकम कैसे करेंगे। तो जब तक एक टेबल पे बैठेंगे नहीं, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ये भी एक सिलसिले की एक कड़ी है। कुछ लोग इस पर सुनेंगे तो शायद थोड़ा बहुत तो उनको आइडिया होगा कि कहीं ना कहीं यार ये बात तो सही कर रहा है कि गैप तो है बिटवीन इंडस्ट्री, एकेडमी एंड रेगुलेटर, और हम साथ में बैठ के बात भी नहीं करते। ठीक है, थोड़ी बहुत कोशिशें हुई हैं। तो इसी कोशिशों में एक कोशिश जो है वो CFO क्लब ने शुरू की कि ठीक है, हम साथ बिठाते हैं। हमने बहुत सारे इसमें इवेंट्स भी किए, वेबिनार्स भी किए, और कोशिश की रेगुलेटर के भी नुमाइंदे को बुलाएं, बिजनेस को भी बुलाएं और एकेडमी को बुलाएं। हमने MOUs किए, ACCA के साथ भी किया, हमने कैस्पिट के साथ भी किया, हमने IBP के साथ भी किया। IBP के साथ तो हमने पूरी सीरीज़ चलाई वेबिनार्स की। हमने बहुत सारा इस पर भी काम किया। हमने रेगुलेटर्स में कमिश्नर्स को भी बुलाया, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर्स और भी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया। बिज़नेस में हमने काफ़ी अथॉरिटीज़ को बुलाया, जो फॉर एग्जाम्पल आरिफ हबीब साहब को भी हम 2 दफ़ा बुला चुके हैं। तो और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, CEO, CFOs को हम बुला चुके हैं। तो हमने कोशिश तो की अपने लेवल पे जहाँ तक कर सकते, तो आइंदा भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। हो सका तो आपके तवज्जुह से भी इसको जारी रखेंगे। तो हम तो एक छोटा सा अपने लेवल पे जो छोटी-छोटी एक मैं आपको कह रहा हूँ ना, एक छोटा सा सीड लगाने वाला जो रोल है, वो हम कोशिश करते हैं वो करते रहें। और हम चाहेंगे कि और भी लोग सीड लगाएं। जो आप कह रहे हैं बेहतरी, मेरा ख्याल है बेहतरी अब इंडिविजुअल लेवल पे ही छोटे-छोटे प्लांट्स लगाने से ही आएगी। मेरी सिर्फ एक ही ये उम्मीद वाबस्ता है आप इस मुल्क के साथ। अच्छा, आईकैप का इसमें क्या रोल रहा? आईकैप ने आपको सपोर्ट किया एज अ बॉडी? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैंने इसमें जब कोशिश की तो मैं चाह रहा था कि हम इसको आईकैप के प्लेटफॉर्म से भी करें, लेकिन उनको जो लोग थे, ज़ाहिर है कोई भी बॉडी होती है तो एक्चुअली वो बॉडी या एंटिटी खुद से तो कुछ नहीं करती ना, लोग चलाते हैं ना उसको। तो अब ज़ाहिर है कि जो लोग आ रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो खुद, उनके भी कुछ चैलेंजेस हैं। एक तो वो खुद अपनी जॉब में भी मसरूफ़ होते हैं, चाहे वो फर्म में हो या इंडस्ट्री में हो। एक पर्टिकुलर उनका एक माइंडसेट होता है, और से 19 अगर काउंसिल मेंबर होते हैं तो एक बंदे की सही से तो कुछ नहीं हो सकता, आप खुद भी ये बात समझते हैं। तो वो अगर कुछ लोग करना भी चाह रहे थे, कुछ लोग बड़े पॉजिटिव भी थे, तो उन्होंने आई डोंट नो आगे पिच किया नहीं किया। अगर किया भी तो शायद उनको इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला। ये तो बहुत दूर की बात है ना कि किसी और लोगों को हम कोलैबोरेट करें, उनको सपोर्ट करें। हम अपने इंस्टीट्यूट को क्या, अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? सवाल तो ये है। हम अपने मेंबर्स के लिए क्या चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं। हम करते भी हैं तो बहुत ही बेसिक लेवल पे हम उनको कोई एनुअल डिनर करवा देते हैं, कोई पिकनिक करवा देते हैं, या कोई लोग ना कोई रेस्टोरेंट पे कोई 20-25% की, इससे ज़्यादा हम सोचते ही नहीं है। जैसे कि मेंबर को यही चाहिए, कोई इंश्योरेंस स्कीम चाहिए मेंबर को, मतलब वो ये समझते हैं कि मेंबर को हम इस तरह के ना छोटे मोटे कोई एडवांटेजेस दे देंगे, डिस्काउंट दिला देंगे तो मेंबर हमारा खुश हो जाएगा। और शायद किसी हद तक वो ठीक भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता हो कि चलो आईकैप ने हमें डिस्काउंट दिला दिए, कोई कोई मोबाइल पैकेज पे, कोई इंटरनेट सर्विस पे, या कोई कपड़े की दुकान पे उसको 20% डिस्काउंट, तो मेंबर उसमें खुश हो जाता है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हों। गवर्नेंस की अगर कोई बात कर ले कि भाई आपका जो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल है और प्रेसिडेंट है वो सेम पर्सन कैसे हो सकता है? जैसे आपको पता होगा लिस्टेड कंपनी में चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एज वेल एज CEO आर 2 डिफरेंट पर्सन्स। ये सेम बंदा हो तो एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा गवर्नेंस को एक प्रॉब्लम है कि ये पर्सन सेम कैसे हो सकता है। इसके ऊपर खुद ऑडिटर आईकैप खुद ही बात करते हैं। इस पर ऑडिट फर्म जो है ना, इस पे ऊपर एक क्वालिफिकेशन या एक पॉइंट बना लेती है, कवरिंग लेटर में डालती है कि ये कैसे है कि आपका चेयरमैन हो ये सेम पर्सन है, ये तो गवर्नेंस के खिलाफ है। लेकिन अपने ही इंस्टीट्यूट में हमने चेयरमैन और प्रेसिडेंट सेम बंदे को रखा हुआ है। फिर आप जो कह रहे थे ना लॉन्ग टर्म सोच, आप गवर्नमेंट की या पता नहीं किन लोगों का सोच रहे थे, इंस्टीट्यूट की क्या लॉन्ग टर्म सोच है? यहाँ प्रेसिडेंट सिर्फ 1 साल के लिए आता है, और जो भी आपका जो हैंडिंग टेकिंग ओवर वगैरह लगा लें उसमें आप, तो शायद उसको 1 साल भी नहीं मिलता, मे बी 6 to 9 months मिलते हैं किसी नए प्रेसिडेंट को।
और उसको अपनी छाप छोड़नी होती है, तो वो मुझे बताएं 6 महीने में वो क्या स्टेप्स लेगा। वो चाहेगा कोई कॉन्फ्रेंस करवा ले, उसमें अपना नाम लगा दे कि कॉन्फ्रेंस मैंने करवाई, या कोई मेंबर्स का इवेंट करवा ले, कोई सेरेमनी करवा ले, उसमें जाके वो उनको सर्टिफिकेट्स या शील्ड जाके दे दे, ताकि वो पिक्चर में भी आ जाए कि मैंने ये कॉन्फ्रेंस कराई थी, मैंने ये शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन की थी। उसके अलावा उसके मुझे पता है वो 6 से 9 महीने में क्या करेगा। क्या वो ऐसा सोचेगा कि मैं अपने नाम का तो मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आइंदा आने वाले जो नेक्स्ट जो मज़ीद लोग आएंगे उनके लिए एक राह हमवार करने के लिए ना मैं गवर्नेंस सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में ये चेंज लेके आ जाऊँ। फिर अगेन वो अगर कोशिश करता है तो उसको एक थ्रेट होगा कि वो कोशिश कामयाब होगी, ये भी नहीं होगी। वो आज शुरू करेगा तो क्या वो इसी साल में वो सारी चीज़ें अप्रूवल करवा पाएगा? क्योंकि नीचे छोटे से लेवल से लेके बनने तक और फिर अप्रूवल्स जाके, और मे बी अगर वो पूरा ऑर्डिनेंस चेंज करना चाह रहा है तो कई कई साल लग जाते हैं। हमें बार बार बताया जाता है कि आप जो बातें करते हैं गवर्नेंस चेंजेस के लिए, इसके लिए तो पूरा आईकेप के बाई लॉज और ऑर्डिनेंस चेंज करना होगा, और हमने तो 2017 से प्रपोज किया हुआ है। 2017 से लेके देखें 25 तक इन्होंने प्रपोज किया हुआ है, 8 साल हो गए, वो प्रपोजल कहीं प्रपोजल ही पड़ा हुआ है, वो चेंज नहीं कर पाए। अब वो 2017 में भी पता नहीं उन्होंने क्या भेजा हुआ है, क्या वो आज वो 2025 में रेलिवेंट है। तो जो 2025 में आप चेंजेस कराने चाहेंगे उनको शायद वो 2035 या 2050 लग जाएगा। तो जो अगर कोई चीज़ करवाना भी चाह रहा है तो उसको लगता है ना कि मुझे सक्सेस नहीं होगी, ऐसा फील आना शुरू हो जाता है। तो कुछ कमेटीज़ का मैं मेंबर रहा, उसके जो चेयरमैन थे जो कि एक्चुअल काउंसिल मेंबर थे, उन्होंने एक बात की कि हमें छोटी छोटी स्मॉल विन्स पर फोकस करना है। वो कह रहे थे कि यार छोटी छोटी विन्स पर फोकस कर लो तो हमें कुछ इनिशियल विन मिल जाए, बड़ी चीज़ें भी सर देखते रहेंगे। तो हम उस सोच से फिर आगे बढ़ते ही नहीं। हमारे लिए बड़ा चैलेंज जो है ना वो हमें लगता है कि वो चूँकि अचीवेबल ही नहीं लगता, हमें इम्पॉसिबल लगता है, तो हम उसकी तरफ जाते ही नहीं। सो ये एक लोगों का मसला है एक्चुअली। अब वो उसको आप इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम मैं कैसे कहूँ उसको, इंसान ही चलाते हैं ना, इंसानों के अपनी, और वो भी किसी न किसी हद तक सही है, अपने रीजंस जो हैं उनके पास जस्टिफाइड है ना कि भाई मैं चेंज लाना भी चाहूँगा तो कैसे लाऊंगा, अकेला कैसे लाऊंगा। बस इसी सोच को लेके ना सारे लोग सोचते हैं कि बस जो छोटे मोटे काम मैं करा सकता हूँ वो समझता है कि थोड़ी थोड़ी मैं बेहतरी करवा रहा हूँ। एक सवाब की नीयत से नहीं होता कि एक सवाब की नीयत से लोग सोचते हैं कि यार ये मैं काम करवा के अपना हिस्सा डाल दूँ, बस ये मेरे ना उस पर कार खैर में लिख दिया जाएगा। तो वो हमारी सोच जो हमारी बचपन से आ रही है, आज भी हम वही सोच को लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये फाइनेंशियल कम्युनिटी में जितने भी फाइनेंस के स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनके नज़दीक तो आईकेप एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी है पाकिस्तान की, राइट? तो आर यू श्योर ग्रेटेस्ट बॉडी है? अगर वो ग्रेटेस्ट बॉडी होती तो आप ज़रा फेसबुक से जाके स्टूडेंट्स जो कि रजिस्टर्ड हैं मेंबर्स, उनके ज़रा कमेंट तो जाके पढ़ें। ग्रेटेस्ट बॉडी है तो वो जो चीज़ें जो चिल्ला रहे हैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे, वो क्यों चिल्ला रहे हैं इतना ज़्यादा? तो आपको नहीं लगता कि एक सबसे बड़ी और ग्रेटेस्ट बॉडी है आईकेप? नहीं, मुझे लगता है या नहीं, मुझे लगता भी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मुझे मेरे लगने से क्या होता है। बट आप मुझे बताएं ना उसका इम्पैक्ट क्या है। और इम्पैक्ट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो पहले थी 80s में थी, 90s में थी, मे बी अर्ली 2000 में थी, क्या वैसा ही उसका इम्पैक्ट है या इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कम हो गया? आप खुद देखें ना कि रेगुलेटरी स्पेस में आईकेप का एक रोल होता था, क्या वैसा ही उसका रेगुलेटरी स्पेस में रोल है, या वो जगह जो है वो बहुत सारे दूसरे दीगर इदारों ने या गवर्नमेंट ने खुद ले लिया है वो स्पेस? तो आईकेप तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा ह्यूज एक प्रीमियम, मेरा ख्याल है वो रेगुलेटरी बॉडी उस ज़माने में कहा जाए तो वो थी, लेकिन क्या आज भी है? वो तो कहते हैं कि बस हमें तो अपने मेंबर्स या अपने स्टूडेंट्स पे ही बात करनी है, उससे अपने मेंबर्स या स्टूडेंट्स पे बात नहीं कर पाते, तो वो दूसरे इश्यूज़ पे क्या बात करते हैं? और फिर वो कहते हैं कि सोशल मीडिया या लिंक्डइन पे आप आईकेप के बारे में ना लिखा करें। आज सुबह में भी या कल रात में भी ये सारे मुख्तलिफ जो पास्ट प्रेसिडेंट्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। असद अली शाह साहब ने कहीं पे कमेंट लिख दिया लिंक्डइन पे कि आईकेप की गवर्नेंस के ऊपर क्या रोड मैप है, उसके बारे में बताएं, वो फलां चीज़ें हैं, और भी बहुत सब कुछ को लिखते रहते हैं गवर्नेंस के मसलों पे। तो उस पे उनको कहा जाता है कि भाई आप ये लिंक्डइन पे ना लिखा करें। और कुछ लोगों ने तो, कुछ काउंसिल मेंबर ने, पास्ट प्रेसिडेंट ने उनके पोस्ट पे भी कमेंट डाल दिए, वो भी मैंने कल शेयर किया, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख दिया कि कल को हो सकता है वो डिलीट कर लें। तो अब तो नज़र आता है कि वो कैसे लोगों को शटअप कॉल दी जाती है। जो पहले शटअप कॉल जो आपको नहीं दिखाई देती थी क्योंकि वो सिर्फ एक कॉल होती थी या एक पर्सनल 1-to-1 डिस्कशन होता था, अब तो वो खुद शटअप कॉल जो है वो सोशल मीडिया लिंक्डइन पे आके दे रहे हैं कि आप ना लिखा करें वहाँ पे, आपको जो बात करनी है वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स किया करें। अब मुझे बताएं बिहाइंड द क्लोज डोर्स कौन सी बातें होती हैं? जो बातें जो जेन्युइन हैं, जो ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स होती हैं, या कोई ऐसी बात जो कि टैबू हो, जो कि नामुनासिब हो, जो कि वल्गर हो, वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स होती है? मुझे बता दीजिए आप। बट ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए है या किसी भी इंस्टीट्यूशन या पर्सन की ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी है कि लोगों को जो चीज़ सही लगती है वो ओपनली कहें,
तो फिर ICAP क्यों शट अप कॉल दे रहे लोग? ये सिर्फ आईकैप नहीं है ना, आप फिर उसको सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का पार्ट बना रहे हैं। ये एज अ नेचर जो हमारी जो पूरी कॉम का ये प्रॉब्लम है ना, हमें कोई भी फीडबैक कंस्ट्रक्टिव नहीं लगता। एक्चुअली मेरे व्यू में तो हर फीडबैक, हर क्रिटिसिज्म एक गिफ्ट है। तो बट ICAP इज द प्रोफेशनल बॉडी ऑफ द प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तानीज, जो पाकिस्तानी का कल्चर है ना, वो कल्चर आप भूल जाते हैं। देखिए, कोई भी इदारे पे बात करेंगे, गवर्नमेंट पे बात करेंगे, मज़हब की बात करेंगे, कल्चर को आप कैसे निकाल सकते हैं? हम एक माइंडसेट, एक कल्चर को एक लेके चल रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म पे हावी है वो कल्चर। देसी प्रोफेशनलिज्म पे मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराया था। तो हमने प्रोफेशनलिज्म में एक हमारा चूँकि अपना एक वर्जन है और प्रोफेशनलिज्म, हम उसको फॉलो करते हैं। हमारा एक देसी प्रोफेशनलिज्म है। तो हमें कोई भी फीडबैक बुरा लगता है, हमें वो भी कोई भी फीडबैक हो अच्छाई की नीयत से, जितना भी कंस्ट्रक्टिव हो, हम उसको नेगेटिव ही लेते हैं। मैंने आपको पहले मिसाल दी ना कि अंबिया इकराम क्या नेगेटिव बात करते थे क्या? क्यों उनको कत्ल कर दिया जाता था? मुझे बता दीजिए आप। नहीं, वहाँ तो आपने इकोनॉमी का रेफरेंस दिया ना, वहाँ हर बनी जगह बनाई पे, इकोनॉमी हर थी। जगह पे, हर किसी यहाँ कौन सी इंसान इकोनॉमी की, है हर ICAP किसी में? इंसान की इकोनॉमिक्स है, दुकान है। तो क्या लोग ICAP में भी दुकान चला रहे हैं? आई डोंट नो, मैं तो कह रहा हूँ हर इंसान खुद बजाते खुद अपने उसके कुछ कहते हैं ना इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अगर आपको मैं कोई फीडबैक ऐसा दूँ, अभी आप पॉडकास्ट के बारे में मैं कोई ऐसी बात करूँ जिसके से आपको लगे कि यार ये तो हमारा पॉडकास्ट बंद करवा देगा, आप मुझे ना भगा देंगे फ़ौरन यहाँ से। भगाएंगे या नहीं भगाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली यस, अनलेस कि आप समझते हो कि यार ये बात तो सही कर रहा है, हम इसमें अपने पॉडकास्ट को बेहतर कर सकते हैं, इसकी बात हमें सुननी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसको कहते हैं लिसनिंग। वी जस्ट हेयर। वो हेयर में ना हमें लगता है कि ये सारा का सारा जो हम सुन रहे हैं ना, ये सब कचरा है, ये सब बकवास है, ये सब जो है ना कुफर है। हर चीज़ हमें कुफर लगती है, तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हमें लगेगा कि नहीं, ये बात तो ठीक कर रही है, हमें बात सुननी चाहिए। तो सेकंड स्टेज आएगा लिसनिंग। हियरिंग के बाद जो सेकंड स्टेज, जो एक लेवल अप है ना, एक लेवल है जिस पे आप हियरिंग पे हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ते। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आएगा जिस पे हम लोगों की बात सुनना शुरू करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लिसनिंग। देन उसके बाद एक और स्टेप आएगा जिसको हम कहेंगे कि अब ये अंडरस्टैंडिंग का स्टेज है, जिसमें हमें बात सुन भी लिया, अब हमें समझ आना शुरू हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, वो होगा जिस पे हम उसको रिस्पॉन्स देंगे। रिस्पॉन्स और रिएक्शन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये जो कॉम है ना, इंस्टीट्यूट का नाम आप क्यों आप ICAP को इतना फोकस कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ हर इंस्टीट्यूशन जो है वो सिमिलर वे में चल रहा है। मैं किसी एक इंस्टीट्यूट को कैसे सिंगल आउट कर दूँ? मैं ICMA की क्यों बात नहीं की आपने? IBA की क्यों बात नहीं की आपने? दूसरे, चूंकि मैं ICAP का मेंबर हूँ तो आपने इसको फोकस किया कि मैं लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये एक इंस्टीट्यूशन का मसला है ही नहीं, ये तो पूरी कॉम का, पूरे माइंडसेट, पूरे कल्चर का इशू है। तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। फीडबैक हमें समझ कब आएगा? पहले तो सुनेंगे ना। देखिए, अगर मैं ICMA SEMA की बात करूँगा ना, तो उसके मेंबर्स कहेंगे कि भाई ये तो हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। सही है, हमारे तो बड़ी बेहतरीन बॉडी है, फरिश्ते हैं हमारी सारी बॉडीज़ के अंदर। नहीं, फरिश्ते तो देखें कोई भी नहीं कहेगा मेरा निकाल लिया, तो फिर वो नहीं, मैं एक मसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहा हूँ कि अगर हम उनको डिस्कस करेंगे जिसको आप रिप्रेजेंट नहीं करते, तो फिर हो सकता है। जी सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, बट मेरा ख्याल है कि अब ये एक और माइंडसेट है। हम अपने आप को ना अशरफुल मखलूक़ात समझते हैं, तो हम अपने आप को भी, अपने मुल्क को भी, अपने मज़हब को भी हम कहते हैं ये सब बेहतरीन है। हमने दूसरे मज़हब की स्टडी तक नहीं की होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक हिंदू हूँ और मुझे लगता है कि हिंदू जो है वो हिंदुइज़्म बेहतरीन मज़हब है, तो मैं दूसरे मज़हब की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब तक मैं सुनूंगा नहीं, मुझे कैसे समझ में आएगा? मैं अपनी भी किताबें पढ़ने के लिए, मैं वेद नहीं पढ़ता, मैं हिंदू हूँ लेकिन वेद नहीं पढ़ता। मैं अपनी दूसरी कोई किताबें, कोई रामायण या कोई भगवत गीता भी नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ अपनी किताबें। लेकिन मैं कहता हूँ चूँकि मैं हिंदू पैदा हो गया, हिंदू से बेहतर कोई मज़हब नहीं हो सकता, तो मैं किसी बात को सुनने, अपने मज़हब को भी नहीं पढ़ रहा, तो दूसरों के मज़हब को क्या मैं समझूंगा या सुनूंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिंदुइज़्म एंड ऑल द हिंदूज़, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नेचुरल व्यू में एक कमेंट कर रहा हूँ कि हम कैसे अपने आप को लेके चलते हैं। दूसरा, हमें बचपन में सिखा दिया गया कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। जब हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, बेहतरीन मखलूक हैं, तो इसका मतलब फ़र्दर कोई इम्प्रूवमेंट होने के लिए हम तैयार ही नहीं। हम तो कहते हैं वी आर द बेस्ट। हम तो समझते हैं कि इब्लीस ने हमें एक दफ़ा सजदा किया खुदा के कहने पे, हमें हर दफ़ा, हर जिन, हर फरिश्ता हर वक्त सजदा करे। हम अपने आप को इस लेवल पे सोचते हैं। ठीक, अच्छा, मेरी एक एज अ स्टूडेंट एक बस कमज़ोर सी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की। ICAP का केस नहीं, हम को डिस्कस कर रहे थे कि ICAP इज़ द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल्स रन बाय द प्रोफेशनल्स टू सर्व द प्रोफेशनल्स। सही है।
तो जब हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई प्रोफेशनल बॉडी को रन कर रहे हैं तो वो तो प्रोफेशनलिज्म की मिसाल होगी अपने अंदर, और फिर उनका मकसद ये है कि वो ICAP के मेंबर्स को सर्व करें द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देम, राइट। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब मैं किसी ICAP के मेंबर से बात कर रहा हूँ तो वो कहेगा कि भाई ICAP जस्ट डूइंग अ ग्रेट जॉब, राइट, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं और वो तो कंपनी चलाते हैं, CFOs तो, राइट, उनको कंपनीज अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से जानती हैं। तो जब वो अपनी कोई बॉडी बनाएंगे तो वो तो ऑब्वियसली एक एक्सेलेंस की मिसाल होगी। तो जब हम ICAP की तस्करा करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग एज अ स्टूडेंट यही होती है कि जब ICAP तो शुड बी डूइंग ग्रेट, राइट। सो इसी ज़मरे के अंदर बस मेरा एक सवाल था कि ICAP के मेंबर्स, ICAP की सारी जो मामला चल रहे हैं उससे खुश हैं, और सेकेंडली ये कि जैसे कि आपने अभी तस्करा कर दिया कि नहीं, वी आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट, हम पहले बेहतर थे अब और हो गए, तो इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम नीचे डिग्रेड सॉरी गलत वर्ड हो जाएगा, हम डिक्लाइन क्यों कर रहे हैं एज अ बॉडी। देखिए, मैंने आपको पहले भी मिसाल दे के समझाने की कोशिश की कि एज अ नेशन जो हमारा कल्चर है, जो हमारी फ़िलासफ़ीज़ हैं, जो हमारे फीडबैक को लेके जो हमारा एक नेचुरल एक रिएक्शन है, वो एज अ नेशन, जो भी नेशन में होगा ना, पूरी कंट्री में होगा, वो सारे इंस्टीट्यूशन में आपको नज़र आएगा। तो मैं कहता हूँ कि इसको आप पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट को आप नहीं देख सकते। जहाँ हमारी नेशन जाएगी, जहाँ हमारी सोच जाएगी, और फिर आप कहते हैं गवर्नमेंट जैसे होता है ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो इस मिसाल है फॉर द पीपल। तो जैसे जिस तरह के लोग होंगे वही लोग सेलेक्ट होंगे ना, कहीं पे भी गवर्नमेंट में भी वही होंगे। तो वो जैसे पूरी आवाम होगी या जैसे लोग होंगे, जैसे सोच होगी, वो भी वैसे ही काम करेंगे। जिन लोगों को जिन चीज़ों पे तरजीह मिलती होगी, नज़र आता होगा कि देखिए जैसे हमने फला कॉन्फ्रेंस करा ली, अच्छा कॉन्फ्रेंस भी हम वो करवाते हैं वन नाइट स्टैंड, उस कॉन्फ्रेंस के बाद उसका कोई फॉलोअप नहीं होता। यू नो अंडरस्टैंड, वन नाइट स्टैंड, बस वो एक चीज़ हो गई, हमने ख़त्म, वो रात गई, बात गई, हमने बेहतरीन काम किया, उसमें बड़ा मज़ा आया। ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का नहीं है, मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं कह रहा, आप शायद एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये तमाम इंस्टीट्यूशन इसी तरह की, पूरी नेशन इस तरह की, पॉलिटिकल पार्टीज भी यही करती हैं, वन ऑफ लेके चलते हैं, वन ऑफ पे हम उसको ना एक मीडिया सक्सेस बनाने की कोशिश करते हैं। मूवीज़ भी ऐसी ही बनती है, बॉलीवुड भी ऐसे ही चलता है। हम एक्चुअली बॉलीवुड को चूँकि बहुत ज़्यादा देखते, सुनते, फॉलो करते हैं, देखिए हम जो भी पढ़ेंगे, देखेंगे, हमारे कल्चर में वही आएगा। तो अगर हम डिप्टी नज़ीर अहमद को पढ़ाएंगे तो हमारे कल्चर में वही आएगा। जिस दिन हम सादत हसन मंटो को पढ़ना फिर समझना शुरू करेंगे तो हमारे कल्चर में भी रिफ्लेक्ट होगा। जो चीज़ हम देखेंगे, पढ़ेंगे, वो वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी। तो आप कह रहे हैं कि क्या वो इंस्टीट्यूट के जो अपने मेंबर्स के साथ अलाइंड है? मेरा ख्याल है अलाइंड है। आप उसको अगर ये सुनना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है दे आर डूइंग द ग्रेट जॉब। जितना उनको आता है, जितना उनकी समझ है, जितने हमारे मेंबर्स हैं, जो उनका लेवल है, उसके लिहाज से देखा जाए तो यस, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। सही, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं। IBA इज़ ऑल्सो डूइंग अ वंडरफुल जॉब। जो लेवल है लोगों का, जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह वो आते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी, जितनी उनकी सोच है उसके लिहाज से तो बेस्ट काम कर रहे हैं ना, उसको तो क्रेडिट देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पूरी सोच की तब्दीली की ज़रूरत है। आप मुझे कह रहे हैं कि जो इस वक्त सोच मौजूद है उसके लिहाज से तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि एक पर्टिकुलर लेवल पे एक काम तो अच्छा ही हो रहा होता है, हमेशा से अच्छा होता है, बुरा तो कोई भी नहीं होता। बुरे तो मैं इनको किसी को भी मैं ब्लेम नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। इनमें से कोई एक, और ये सारे दोस्त भी हैं, दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, जो लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ कमेटीज़ में या काउंसिल में। तो बुरे तो उनमें से बुरा कोई भी नहीं है, सारे लोग अच्छे हैं। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इनको अच्छा हो जाना चाहिए या ये विलन है या बुरा है, बुरा काम कोई भी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ एक कल्चरल शिफ्ट की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ कि फीडबैक को फीडबैक के तौर पे कंस्ट्रक्टिव लेने की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बात जो शुरू होगी हियरिंग के बाद आएगी, लिसनिंग पे जाएगी, लिसनिंग के बाद रिस्पॉन्स पे जाएगी, ठीक है, उसके बाद कोई एक्शन होगा। आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आप बेस्ट हैं। ये पूरी कौम की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप अपने आप को एज ए इंसान सोच लिया कि मैं अशरफुल मखलूक हूँ, तो फिर तो आपने बेहतरी की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी ना। जब आप बेस्ट हैं तो आपको कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो सकती ना। देखिए, एक सिचुएशन है, 3 तरह के माइंड सेट है। उस सिचुएशन को एक जो कमज़ोर माइंड सेट है, वीक माइंड सेट है, वो उसको समझता है कि वो सिचुएशन प्रॉब्लम है। फिर एक और माइंड सेट है जो कि बैलेंस्ड माइंड सेट है, वो सिचुएशन को कहता है कि ये चैलेंज है। फिर एक और मज़ीद एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है, वो हर सिचुएशन को कहता है कि ये तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कुछ करने की। तो हर सिचुएशन इसी तरह से, जब आप बेस्ट होंगे ना, तो हर सिचुएशन आपको
प्रॉब्लम नज़र आएगी, आपका माइंडसेट वीक हो जाएगा, आप में ग्रोथ के अंदर आप सोच ही नहीं रहे, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एक टॉप ऑफ द लेवल पे अपने आप को देख रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, तो आपको नीचे सब जो है ना वो नज़र आएगा कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये सब बकवास है, मैं तो ऑलरेडी बेस्ट बैठा हूँ। तो बेस्ट तो कभी इम्प्रूव नहीं हो सकता ना, इम्प्रूव सिर्फ वो शख्स हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो हुकूमत हो सकती है जो अपने आप को समझे कि हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की हमें गुंजाइश है। तो जब गुंजाइश होगी तो वो सुनने के लिए तैयार होगा, सुनेगा तो उसको इवेल्युएट करेगा, उसको एनालाइज करेगा, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा, फिर वो स्ट्रेटजी का पार्ट बनेगा, वो कहीं ना कहीं जाके फ्यूचर में वो एक्शन में कन्वर्ट होगा और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होगी। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग टर्म में अब वही है कि हमने देखा किसने, हमें तो लगता है ना कल क़यामत आने वाली है, जब कल क़यामत आने वाली है तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, हम तो वेट करेंगे ना कि कल क़यामत आ जाएगी, तो अभी तक जो आज के दिन में हो सकता है वो कर लो, कल तो क़यामत आने वाली है। ये प्रॉब्लम है, ये सोच का प्रॉब्लम है, ये शायद मे बी शायद कंट्री तक का भी महदूद नहीं है, ये तो कंट्री से भी ज़्यादा बढ़ के है। जैसे अगर आप मुसलमान कहते हैं तो ये तमाम मुसलमानों का भी प्रॉब्लम है ना, और मुसलमान ही क्यों, ये तमाम इंसानों का प्रॉब्लम है। सही। अच्छा, अगले 5 साल में आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहाँ देखते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कहीं नहीं देखता, मुझे अगले 5 साल या 15 साल कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ देयर इज़ नॉट एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। वो 15 साल 20 साल में भी नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ रोशनी मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि हम अपनी जो मोबाइल की जो टॉर्च है ना वो जला के कोशिश करें अपनी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी रोशनियाँ देखें। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई मसीहा नहीं आएगा, किसी गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉब्लम है कि आपके पास प्लांट्स नहीं है, तो आप क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स नहीं है, दरख्त नहीं है, हरियाली नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। उसका तरीका क्या हो सकता है, जब ऐसी सूरत हाल हो तो आप खुद अपना एक सीड लगाना शुरू कर दें, वो कल कभी ना कभी कई सालों के बाद जाके वो सीड जो है वो इंशाल्लाह दरख्त बन जाएगा। तो हम अपने अपने सीड जब तक नहीं लगाएंगे ना छोटे छोटे लेवल पे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म चाहिए। और कौमों की ज़िंदगी में देखें 50 साल भी बहुत कम अरसा होता है, तो अगले 50 आज अगर हम कहीं बीज बोना शुरू करेंगे तो फिर मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि 50 साल के बाद हमारी कुछ बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, नई नस्ल जो अभी प्रोफेशनलिज्म में आ रही है उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए? देखिए 2 तरीके कार हो सकते हैं ना। एक तो ये है कि जो मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ है। अगर उनको ये समझ में आ गई कि किस तरह का कल्चर है, किस तरह का सिस्टम है, तो या तो वो उसको अपने लिए इस्तेमाल करें और इंडिविजुअल सक्सेस हो जाए। लोगों को आप वो चीज़ बताएंगे जो वो सुनना चाहते हैं तो वो बहुत खुश होंगे, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लोगों को आप वो चीज़ बताएंगे जो वो सुनना नहीं चाहते लेकिन वो उनके लिए सुनना ज़रूरी है, तो फिर वो आप कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे। आप उनको वो बता रहे हैं व्हाट दे नीड टू हियर, तो फिर उनको शायद बुरा लग सकता है। आप उनको वो बताएंगे व्हाट दे वांट टू हियर, तो उनको अच्छा लगेगा। आप लोगों की तारीफ़ें करना शुरू कर देंगे तो आप इंडिविजुअली बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। पूरी कौम है ना, सबको तारीफ़ पसंद है। जो लोग सुनना चाहते हैं अगर आप वो कंटेंट उनको देंगे, आपका पॉडकास्ट में भी अगर आप लोगों को वो बातें कहेंगे जो वो एक्चुअली सुनना चाहेंगे, तो वो आपको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, आप बड़ी तेज़ी से आप पॉपुलर हो जाएंगे। आप भी यंग जनरेशन है, कंपैरेटिवली मुझसे तो यंग है, लेकिन अगर आप चाहते हैं सोसाइटी में चेंज चाहिए और आप कहेंगे लोगों को वो बताओ जो एक्चुअली उनको सुनना चाहिए, ना कि वो सुनना चाहते हैं, व्हाट दे नीड टू हियर, तो फिर आपको चैलेंजेस आएंगे। कुछ लोग जो है वो आपके खिलाफ भी बात करेंगे, वो कभी भी आपका जो है ना लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन शायद इन द लॉन्ग रन कुछ लोग होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बात सुनना शुरू करें, समझना शुरू करें, तो एक इम्पैक्ट आप क्रिएट करेंगे। देखिए, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको लोगों को वो बताना है व्हाट दे नीड टू हियर, लेकिन आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करना चाहते। आप चाहते हैं कि बस मुझे जो है ना शोर शराबत चाहिए, वो फ़ैन फॉलोइंग चाहिए। मेरे अगर इस वक्त कोई मोर देन 50,000 फॉलोअर्स हैं तो वो बहुत कम है, इसलिए कि मैं ज़्यादातर लोगों को वो बात बताता हूँ व्हाट दे नीड टू हियर। अगर मैं जिस दिन लोगों को ये बताना शुरू कर दूंगा व्हाट दे वांट टू हियर, तो ये बड़ी तेज़ी से 5 लाख या शायद 5 मिलियन हो जाएंगे। सही सही। अच्छा, माशाल्लाह से आपका इतना बड़ा प्रोफेशनल करियर रहा है, ठीक है, कोई एक एडवाइस जो हमारी ऑडियंस को देना चाहें? एक एडवाइस जो मुझे किसी मेंटोर ने दी थी, वो बड़ी बड़ी प्यारी एडवाइस है, मैं आज भी उसको फॉलो करता हूँ। दैट इज़ बी योर सेल्फ, बी what you truly are and represent yourself what you truly are। आपका पर्सनल ब्रांड भी वो होना चाहिए जो आप खुद हैं। डोंट ट्राई टू बी एनीवन एल्स। ये एक ही एडवाइस का पार्ट है। जैसे आपके एक आईडी होती है ना, आप किसी और की आईडी तो नहीं चुरा सकते ना, आपका जो एक आईडी है वो ऑलरेडी टेकन है।
जैसे आप अदील हैं, आप अदील हैं, यू कैंट बी समवन एल्स, यू कैंट बी नबील फॉर एग्जाम्पल, नबील कांट बी शहजाद डेडी, जस्ट बी योरसेल्फ, बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ योरसेल्फ। ये मेरी एडवाइस है जो मुझे किसी मेंटोर ने दी थी, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।